क्वेश्चंस बन रहे थे शिवांश, ऐसा तो नहीं ना था पहली पहली बार देखा है क्वेश्चंस, तो मतलब 60-70% अच्छा गया। मैं बायो का पूछ रही हूँ, बाकी का मुझे आइडिया नहीं। बायो का ही उसी से निकालेंगे क्या हम लोग? चलो, कल हमने लास्ट क्लास तक हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कोशिश करेंगे कि आज फीमेल के पूरे पार्ट्स, एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर सब कंप्लीट हो जाए, ठीक है? चलिए बस एक मिनट दीजिए। ठीक है, चलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जैसे हमने मेल में पढ़ा था कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑर्गन होता है। प्राइमरी जो रहता है कहीं ना कहीं डायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है गैमेट प्रोडक्शन में, डायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है गैमेट प्रोडक्शन में, ठीक है? और सेकेंडरी क्या होता है, उस गैमेट को सपोर्ट करता है, चाहे ट्रांसपोर्ट कराए, चाहे उसका मैच्योरेशन कराए, किसी भी तरीके से हेल्प करता है, ठीक है? चलिए देखिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल्स में क्या था अंजलि? मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या था? खुशबू क्या था? टेस्टिस, है ना? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या था? टेस्टिस। अब यहाँ फीमेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आर ओवरीज, ठीक है? एक तो गैमेट प्रोड्यूस करेंगी और सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करेगी फीमेल सेक्स हार्मोन। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स मेल में क्या, फीमेल्स में क्या होते हैं? देखिए, ये डायरेक्टली गैमेट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है, गैमेट बनाने का इनका काम नहीं है, क्योंकि गैमेट बनाने का काम किसका है? सेकेंडरी कौन कौन सा? ओविडक्ट, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, यूट्रस एंड वेजाइना, ठीक है? नाम देख लिए, ठीक है? अब हम स्टार्ट करेंगे ओवरी से, जो कि है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल्स का। ओवरीज क्या होती है? देखिए, दे आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद दे आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, मतलब कितने रहते हैं? दो रहते हैं। लोकेटेड का, लोकेशन कहाँ है? अपर पेल्विक कैविटी, वेरी इंपॉर्टेंट। और मेल्स में आउटसाइड एब्डोमेन, है ना? पेल्विक कैविटी में है ही नहीं। फीमेल्स की जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उनकी लोकेशन क्या है? अपर पेल्विक कैविटी। और मेन में कहाँ है? आउटसाइड एब्डोमेन। क्यों है आउटसाइड एब्डोमेन? क्या नाम है अंजलि, तुम बताओ। जब उसने बताया ना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेन में क्या है? टेस्टिस। वो कहाँ रहती है? एब्डोमेन में तो नहीं रहती, जिनकी एब्डोमेन में रहती है कुछ और कहते हैं। कहाँ रहती है? तुमने देख अटेंड किया है? ऑनलाइन तो कर रहे थे क्लास अटेंड। क्यों रहती है आउटसाइड द एब्डोमेन? क्योंकि स्पर्म बनाने के लिए टेम्परेचर लोअर चाहिए बॉडी से, पर ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा, है ना? आपको क्लास तो अटेंड करनी चाहिए, को अटेंड करो, ठीक है? अब इसके बाद ओवरीज क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस फीमेल गैमेट, जिसको कहते हैं ओवा। फीमेल गैमेट जिसको कहते हैं ओवा। दे सिक्रीट फीमेल सेक्स हार्मोन, क्योंकि भाई अगर वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो वो एक तो गैमेट बनाएगा, फीमेल सेक्स हार्मोन बनाएगा। ईच ओवरी कंटेन अ पॉइंट ऑफ एंट्री। हर ओवरी में, एक ओवरी को हम देखेंगे तो उसमें एक जगह होती है, पॉइंट रहता है जहां से एंट्री और एग्जिट होती है ब्लड वेसल की, उस जगह को कहते हैं हीलियम, ठीक है? समझ में ओवरीज के बारे में? हेडिंग डाली है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें सबसे पहले लिखिए प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी के नीचे लिखिए ओवरी, सेकेंडरी के नीचे ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना। जल्दी जल्दी करेंगे, मुझे कंप्लीट कराना है आज को, क्लास भी थोड़ी सी लेट चाहती हूँ। लिख लिया? आप चलिए प्राइमरी सेकेंडरी मेंशन करिए, क्या क्या प्राइमरी क्या क्या सेकेंडरी है। प्राइमरी हेडिंग डालिए सबसे पहले ओवरीज, और उसके नीचे लिखिए जो जो मैं कह रही हूँ लिखो। प्राइमरी के नीचे लिखो हेलो मैम, वो रोहाना भी एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, उसकी वीडियो भेज दीजिए, मतलब रिकॉर्ड कर लीजिएगा थोड़ी, ठीक है? चलिए, तो जो हमारा ये प्राइमरी ऑर्गन है इसका काम क्या है? सबसे पहले, क्योंकि प्राइमरी है तो दो पॉइंट क्या लिखोगे? लिखो प्रोड्यूस फीमेल गैमेट, दैट इज ओवा, एंड प्रोड्यूस फीमेल हार्मोन, सेक्स हार्मोन, है ना?
इसके बाद ये कैसा होता है, लिखिए पेयर्ड स्ट्रक्चर। कैसा रहता है, हो गया। लोकेशन लिखिए अपर पेल्विक कैविटी, अपर पेल्विक कैविटी। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ओवरीज क्या होते हैं, पेयर्ड स्ट्रक्चर है। इसके बाद प्रोड्यूस गैमेट, फीमेल गैमेट जिसको कहते हैं ओवा, प्रोड्यूस फीमेल सेक्स हार्मोन। इसके बाद लोकेशन है अपर पेल्विक कैविटी। इसके बाद लिखिए ovary contain a point of entry and exit for blood vessel. Ovary contain a point of entry and exit for blood vessel known as here. Entry and exit किसकी एंट्री और एक्सिट, ब्लड वेसल की, जिस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, हीलियम। चले आगे, चलो सबने कर लिया इतना, समझ में आया? पूछूंगी तो बता लोगे? जल्दी से एक मिनट देख लो अपने नोट्स में। अब आएंगे ओवरीज। ओवरीज के लेयर्स एंड पार्ट्स। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी, इसकी लेयर्स कौन कौन सी हैं और इसके क्या क्या पार्ट हैं, ठीक है। तो हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में देखा, दिख रहा है आपको ये ओवरी, ये क्या है, प्राइमरी किसका, हाँ। अब इसकी लेयर्स देखिए क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम, ओवेरियन स्ट्रोमा एंड ट्यूनिका एल्बुजिना। क्या है देखिए, जर्मिनल एपिथेलियम दिस ब्लू वन आउटर मोस्ट दिख रही है, ट्यूनिका एल्बुजिना दिस लाइट ग्रीन वन, हाँ। और फिर है हमारा ओवेरियन स्ट्रोमा, ये जो हमारा पिंकिश सा दिख रहा है सेंटर पार्ट, ये है ओवेरियन स्ट्रोमा। तो लेयर अभी याद करो, सबसे पहले एपिथेलियम, एल्बुजिनिया एंड स्ट्रोमा, जर्मिनल एपिथेलियम, ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड ओवेरियन स्ट्रोमा। ये किसकी लेयरिंग्स है, ओवरी की, ठीक है। अब देखिए क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम जो सबसे आउटर मोस्ट है, ईच ओवरी, हर ओवरी के ऊपर कवरिंग रहती है किसकी, क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम की, ठीक है। हर ओवरी के ऊपर जो कवरिंग रहती है वो क्या है, क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम की। अब ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है लेयर, ये लेयर जो है किस चीज की बनी है, कनेक्टिव टिश्यू एंड प्रेजेंट बीनीथ एपिथेलियम, एपिथेलियम के नीचे जो प्रेजेंट है लेयर, और किसकी बनी रहती है, कनेक्टिव टिश्यू की। कैसे याद करोगे, कनेक्टिव टिश्यू दो के बीच में तो कनेक्शन तो कर लो, जस्ट फॉर अ ट्रिक। तो सबसे ऊपर वाली किसकी बनी है, हमारी जर्मिनल एपिथेलियम, नाम ही है तो उसका नाम है क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम की बनी है। फिर ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है कनेक्टिव टिश्यू लेयर है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवेरियन स्ट्रोमा, एक तरीके से ओवरी का सेंटर पार्ट, ओवेरियन स्ट्रोमा, इसको दो में डिवाइड किया है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। अब हमने इतनी सारी जगह कॉर्टेक्स मेडुला पढ़ा, कहाँ कॉर्टेक्स कहाँ होता है और मेडुला कहाँ होता है, हाँ। तो देखिए कॉर्टेक्स आउटर वाले को बोल रहे हैं और सेंटर वाले को मेडुला। तो अगर हम टोटली देखें तो कैसा है, जर्मिनल एपिथेलियम, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, फिर उसके बाद जो स्ट्रोमा है उसमें पहले आएगी कॉर्टेक्स एंड देन मेडुला, ठीक है। लेयरिंग समझ में आई? चलो इसके बाद आता है कॉर्टेक्स रीजन और मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला किसका पार्ट है, ओवेरियन स्ट्रोमा का, जो सेंटर में प्रेजेंट है। कॉर्टेक्स बाहर में, मेडुला अंदर साइड। कॉर्टेक्स में क्या क्या रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। इट इज अ रीजन इनर टू द ट्यूनिका एल्बुजिना, है ना, सबसे इनर मोस्ट नहीं है, पर वो जो कनेक्टिव टिश्यू वाली है उसके बाद कौन सा है, कॉर्टेक्स, है ना, स्ट्रोमा का कॉर्टेक्स। इट कंसिस्ट ऑफ, कहा, बहुत इंपॉर्टेंट, ओवेरियन फॉलिकल्स कहाँ रहते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। तो कहाँ है, ओवरी के ओवेरियल स्ट्रोमा के कॉर्टेक्स रीजन में ये ओवेरियन फॉलिकल रहते हैं। याद रहेगा, अगर एमसीक्यू में है ओवेरियन फॉलिकल कहाँ रहते हैं, ओवरी के स्ट्रोमल रीजन के कॉर्टेक्स पार्ट में ओवेरियन फॉलिकल्स रहते हैं। अब ये फॉलिकल किससे सराउंडेड बाय रहते हैं, इट इज सराउंडेड बाय डेंस irregular connective tissue that contain collagen fiber and fibers, ठीक है। ये जो ओवेरियन फॉलिकल है इनके सराउंडिंग में जो सेल प्रेजेंट रहती है उसको कहते हैं स्ट्रोमल सेल, ठीक है। ये स्ट्रोमल सेल कैसी होती है, देख लो एक बार, इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर कोलेजन फाइबर प्रेजेंट रहता है और फाइब्रोब्लास्ट लाइक सेल होती है जिनका नाम है स्ट्रोमल सेल। तो ऐसे याद रखिए कि स्ट्रोमल ओवेरियन स्ट्रोमा के कॉर्टेक्स रीजन में जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं उनके सराउंडिंग में जो सेल्स हैं उनको कहते हैं स्ट्रोमल सेल, ठीक है, अभी याद रहेगा। इसके बाद मेडुलर रीजन पे आते हैं, सबसे इनर मोस्ट, ओवरी का सबसे इनर मोस्ट रीजन,
इट इज अ रीजन इनर टू द ओवेरियन कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर मेडुला प्रेजेंट है। मेडुला में क्या रहता है, इट कंसिस्ट ऑफ मोर लूजली अरेंज कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंदर भी कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं और बहुत लूजली अरेंज रहते हैं, कॉम्पैक्टली नहीं, कैसे, लूजली अरेंज रहते हैं। इट ऑल्सो कंटेन ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व्स। तो इनर मोस्ट मेडुला में क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, लिम्फेटिक वेसल प्रेजेंट है और नर्व्स प्रेजेंट है, ठीक है, याद रहेगा। चलो मैं लिखा रही हूँ, लिखो। अच्छा एक चीज और, अभी हमने देखा था कि एपिथीलियम, जर्मिनल एपिथीलियम, ट्यूनिका एल्बुजिनियन, स्ट्रोमल कॉर्टेक्स। आपको ट्यूनिका, सॉरी, एपिथीलियम और ट्यूनिका के बीच में एकदम करेक्ट डिस्टिंग्विशिंग लाइन दिख रही होगी, पार्ट समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ट्यूनिका एल्बुजिनियन स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर एपिथीलियम खत्म हो रही है। पर जो स्ट्रोमल एरिया है उसमें मेड्यूलर कॉर्टेक्स में कोई डिस्टिंक्टिव लाइन नहीं है, मतलब इनका बॉर्डर क्लियर नहीं, ब्लर्ड है, हमको नहीं समझ में आएगा कहां से क्या चालू हो रहा है। पर ऐसा कह दिया गया कि इनर मोस्ट में मेडुलर, आउटर आउटर में क्या है, कॉर्टेक्स है, पर इनकी कोई क्लियर लाइन नहीं है। जैसे यहाँ पर हमको लाइन दिख रही है बाकी लेयर में, तो ये इन्होंने क्या कहा, द बॉर्डर बिटवीन कॉर्टेक्स एंड मेडुला इज इनडिस्टिंक्ट, मतलब क्लियर कट बॉर्डर नहीं है, पर पता है सबसे अंदर वाले में मेडुला और बाहर बाहर का जो रीजन है वो क्या है, कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स में क्या रहता है हमारा, और ओवियन फॉलिकल्स के सराउंडिंग में कौन सी सेल प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो ये भी लिख लो, फंक्शंस क्या है, देखिए ओवरी का फंक्शन क्या है, सबसे पहला हमें ऑलरेडी पता है, गैमेट बनाना और सेक्स हार्मोन बनाना। गैमेटोजेनेटिक फंक्शन इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ गैमेट, फिर एंडोक्राइन फंक्शन इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, ठीक है, फीमेल सेक्स हार्मोन। अच्छा ये करो, ओवरी का लिखिए लेयर्स एंड पार्ट, ओवरीज की लेयर्स एंड पार्ट, ऐसे लिखो, सबसे ऊपर लिखो, उसमें मत देखो, या फिर उससे लिख लो कि तो मैं ना बोलूं, मतलब दो मेहनत करने का क्या मतलब। सबसे पहले ऊपर लिखो जर्मिनल एपिथेलियम, उसके बाद दो तीन लाइन छोड़ के लिखो हमारा ये क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, देन लिखिए दो तीन लाइन छोड़ करके स्ट्रोमल ओवेरियन स्ट्रोमा। हो गया, और ये लिखिए सबसे पहले हमारा जर्मिनल एपिथेलियम, हेडिंग डाल दी जर्मिनल एपिथेलियम, इसमें लिखिए आउटर मोस्ट लेयर, और लिखो कंसिस्ट ऑफ क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम, आउटर मोस्ट लेयर एंड कंसिस्ट ऑफ क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम, और आउटर मोस्ट लेयर के बगल में लिखो ऑफ ईच ओवरी, दोनों ओवरी में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। अब लिखिए ट्यूनिका एल्बुजिनिया में आ गए, प्रेजेंट बिलो जर्मिनल एपिथेलियम, सेकेंड पॉइंट लिखो कनेक्टिव टिश्यू लेयर, कनेक्टिव टिश्यू लेयर। चले आगे, अब लिखिए ओवेरियन स्ट्रोमा को ऐसे दो में डिवाइड कर दो, एक तरफ कॉर्टेक्स एक तरफ मेडुला, एक तरफ कॉर्टेक्स एक तरफ मेडुला। कॉर्टेक्स से नीचे लिखिए प्रेजेंट बिलो ट्यूनिका एल्बुजिनिया, प्रेजेंट बिलो ट्यूनिका एल्बुजिनिया, प्रेजेंट बिलो ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसके बाद लिखिए कंटेन ओवेरियन फॉलिकल, ये लेयर में क्या रहता है, कंटेन ओवेरियन फॉलिकल, which are surrounded by stromal cell, which are surrounded by stromal cell। हो गया। अब लिखिए मेडुला में इनर मोस्ट रीजन प्रेजेंट बिलो कॉर्टेक्स रीजन, इनर मोस्ट रीजन प्रेजेंट बिलो कॉर्टेक्स रीजन, consist of loosely arranged connective tissue,
कंसिस्ट ऑफ लूजली अरेंज्ड कनेक्टिव टिश्यू, और इसमें क्या रहता है, लिखिए, कंटेन ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व्स, कंटेन ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व। ऐसे लिखा था ना, ये दोनों लिखा था ना ऐसे, एक तरफ कॉर्टेक्स एक तरफ मेडुला, फिर सामने ऐसे लिख दो, बॉर्डर इंडिस्टिंक्ट, मतलब इन दोनों के बीच का बॉर्डर क्लियर नहीं रहता है। लिख लिया? चले आगे। किसी का छूट रहा है? शैल कुछ छूटा? समझ आया सबको? सारे पॉइंट क्लियर रखेंगे ताकि आगे मैं ये रिपीट नहीं करूंगी कहाँ से ओवरीज फॉलिकल्स ये हो रहा है वो, ये सब रिपीट नहीं करना है हमें, ठीक है? अभी गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल और फर्टिलाइजेशन ये सब पढ़ेंगे तो मैं ये सब बेसिक नहीं बताऊंगी, इसीलिए अभी अपने यहीं से पॉइंट्स क्लियर रखिए। चले आगे भाई। चलो, सबको समझ में आया? फंक्शन आपको ऑलरेडी लिख चुके हो, गैमेटोजेनिक एंड प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन्स, फीमेल सेक्स हार्मोन। हमारा पूरा जो फोकस है इट इज ऑन नॉट ऑन राइटिंग, क्योंकि हमें से कोई 12th में नहीं है, हमें बोर्ड्स में लिखना नहीं है, बस हमारे पॉइंट्स क्लियर होना चाहिए। तो आपको ये पता है कि भाई ओवरी के कॉर्टेक्स रीजन में फॉलिकल्स है, उसके सराउंडिंग में स्ट्रोमा है, बस इतना पता होना काफी है। अब इसकी हमें डिटेलिंग नहीं चाहिए, है ना, कि कहाँ कैसे क्यों या इसको मैं कैसे लिखूंगी, इसमें तो हमें पढ़ना ही नहीं है, इसीलिए आपको शॉर्ट में, इसीलिए मैं कहती हूँ पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। किसको डाउट है इसमें? चले फैलोपियन ट्यूब पे हेडिंग डालिए, फैलोपियन ट्यूब या फिर उसका दूसरा नाम ओविडक्ट्स, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। हो गया? चलिए, फैलोपियन ट्यूब ओविडक्ट क्या होता है देखिए, they extend from periphery of each ovary to the uterus। देखिए कहां से चालू हो रही है, ये है हमारी फैलोपियन ट्यूब। हाँ, हमने अभी बात कर ली प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो कि क्या होता है, ओवरी की। अब ये कहां से कहां तक स्टार्ट, कहां से कहां तक एक्सटेंड हो रहे हैं, स्टार्ट और एग्जिट हो रहे हैं। देखिए ओवरी से स्टार्ट होके कहां तक जा रहा है, यूट्रस तक। तो स्टार्ट कहां से हो रहा है, एक्सटेंड फ्रॉम पेरिफेरी, मतलब आउटर एज ऑफ पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी, दोनों ओवरी के एज से स्टार्ट होता है, कहां तक जाता है, यूट्रस तक, ठीक है? इसके बाद दे एक्सटेंड लैटरली फ्रॉम द यूट्रस, लैटरली मतलब देखिए ऐसा नहीं है, लैटरल है ना, दिख रहा है आपको, लैटरली एक्सटेंड हो रहा है। दे कनेक्ट ओवरीज टू द यूट्रस, ये कनेक्शन है बिटवीन ओवरी एंड यूट्रस, है ना? इसके बाद ईच फैलोपियन ट्यूब इज अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ लगभग कितनी है, 10 से 12 सेंटीमीटर की। कैसे याद रखेंगे हम लोगों का स्केल 12 सेंटीमीटर का होता है क्या? 10 से 12 याद रखना फिर, ठीक है? इतनी लंबी होती है फैलोपियन ट्यूब, 10 to 12 सेंटीमीटर की, ठीक है? चलो अब स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर कौन सा क्या पार्ट है, ये इन्होंने वैसे कलर कर दिया है। सबसे पहले जो इसका स्ट्रक्चर है, इसमें 4 में डिवाइड किया गया है, इस्थमस, एम्प्यूला, इन्फेंजिबुलम एंड फिम्बरी, ठीक है? इस्थमस, एम्प्यूला, इन्फेंजिबुलम एंड फिम्बरी, ये बोलोगे ना यहाँ पर तो फिर आपको घर पे याद रहेगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस्थमस। क्या? इस्थमस। इस्थमस क्या होता है देखिए, सबसे जो यूट्रस के पास वाला है दैट इज इस्थमस, यूट्रस के सबसे पास है इस्थमस। इस्थमस क्या है, शॉर्ट, देखो आप बाकी पार्ट्स में देखो, सबसे छोटा येलो वाला दिख रहा है, शॉर्ट, नैरो भी दिख रहा है, पतला भी दिख रहा है, नैरो, थिक वॉल, यहाँ की वॉल कैसी है, थिक है इस एरिया की, पोर्शन दैट जॉइंट्स द यूट्रस, जो जाकर कहां पर जुड़ रहा है, यूट्रस में। ये कैसा है, शॉर्ट, नैरो, थिक वॉल, और कहां से ज्वाइंट हो रहा है, यूट्रस से। ये है हमारा इस्थमस, ठीक है? अब आते हैं एम्प्यूला पे। एम्प्यूलरी रीजन ग्रीन वाला दिखा आपको, सबसे बड़ा दिख रहा होगा, दी वाइडेस्ट एंड लार्जेस्ट पोर्शन, ये सबसे लंबा और सबसे वाइडेस्ट पोर्शन है, इसको नहीं काउंट कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल देखेंगे तो ये सबसे वाइडेस्ट और सबसे लंबा पोर्शन है,
दैट मेक्स अप अबाउट द लेट, मतलब वो कह रहे हैं कि टोटल में से लगभग 2/3 हमारा क्या बन रहा है, एम्प्यूला। टोटल लेंथ में से 2/3 क्या है, एम्प्यूला। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया था ओवेरियन फॉलिकल्स कहाँ है, कहाँ है, स्ट्रोमल रीजन ऑफ ओवरी। अब यहाँ पर आपको क्या स्टार बनाना है कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा, स्पर्म से मिलता है कहाँ पर, एम्प्यूला में, जो कि लॉन्गेस्ट रीजन है, ठीक है। अब आता है इन्फेंजिब्यूलम। इन्फेंजिब्यूलम क्या है, फनल शेप पोर्शन। अभी आपको फनल जैसा दिख रहा है, फनल ऐसी होती है ना, फनल शेप दिख रहा है, स्ट्रेट नहीं है वो, एक तरफ से नैरो एक तरफ से वाइड है। दी फनल शेप पोर्शन ऑफ ईच ट्यूब, जिसको हम कहते हैं इन्फेंजिब्यूलम, क्लोज टू ओवरी, ये ओवरी की तरफ होती है, दिख रहा है ना आपको, ये यूट्रस के साइड नहीं, किधर तरफ है। अब लास्ट में जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है, फिमरी, फिंगर लाइक दिख रहा है, इसलिए इसको फिमरी कह रहे हैं। फिंगर फिंगरी ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। टर्मिनल पार्ट ऑफ ओवरी, मतलब एंड पार्ट ऑफ ओवरी पे रहता है ये, ठीक है। हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ ओवम, जब ओवरी ओवा रिलीज करती है तो फिमरी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है तो ये इसको कैच करता है, ऐसे याद रखना, ठीक है। कलेक्ट करने का काम किसका है, फिमरी का। फिमरी लेके जाइए कहाँ, इन्फेंटिबुलम में, इन्फेंटिबुलम से एम्प्यूला में, एम्प्यूला से इस्थेमस में, इस्थेमस से यूट्रस, समझ में। उसके पहले फर्टिलाइजेशन हो गया तो कहाँ होगा, एम्प्यूलर रीजन में, जो कि लॉन्गेस्ट है ना, याद रहेगा पार्ट्स। अब इसकी हिस्टोलॉजी देखते हैं, मतलब क्या लेयरिंग है, कैसे ये प्रेजेंट है, ठीक है। हिस्टोलॉजी क्या है, कुछ दिक्कत आ रही है, समझ आ रहा है, लाइट सर दुख रहा है तो समझो, याद नहीं रहेगा तो घर जाके याद करना, पर यहाँ पर रिलैक्स होकर पढ़ना है, ठीक है। कि क्या क्या लेयरिंग प्रेजेंट है, हम ये देखेंगे। हिस्टोलॉजिकल में सबसे पहले हमारा म्यूकोजा लेयर प्रेजेंट है, किसमें, फैलोपियन ट्यूब में। अब ये जो म्यूकोजा है किसका बनता है, देखिए, कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियम एंड लैमिना प्रोप्रिया। ये दो क्या करते हैं अभी आपको समझ में आएगा। इट कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियम एंड लैमिना प्रोप्रिया। इसके बाद एपिथेलियम कंटेन द फॉलोइंग, एपिथेलियम में क्या क्या रहता है देखना। सीलिएटेड सिंपल कॉलमनार सेल, जो कि किसकी तरह एक्ट करते हैं, सीलियरी कॉन्वेयर बेल्ट, इसको नाम दिया गया है, इस नाम से क्वेश्चन आ सकता है। हम फैलोपियन ट्यूब की जो म्यूकोजल लेयर है इसमें दो लेयरिंग है, एपिथेलियम एंड लैमिना प्रोप्रिया। एपिथेलियम में जो सिंपल कॉलमनार सेल है उनको क्या बोला जाता है, सीलियरी कॉन्वेयर बेल्ट। क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, फर्टिलाइज्ड ओवम जो रहेगा उसको हेल्प करती है मूव करने में यूट्रस तक, ठीक है। इसके बाद नॉन सीलिएटेड सेल, जिनको कहते हैं पेग सेल। म्यूकोसल लेयर में एपिथेलियम में और क्या प्रेजेंट है, एक तो सीलियरी कॉन्वेयर बेल्ट और दूसरी पेग सेल, जिसमें माइक्रोविलाइज होते हैं, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, माइक्रोविलाई प्रेजेंट रहते हैं, जो कि सीक्रेट करते हैं फ्लूइड, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है उस ओवम को। तो अब सुनिएगा, फैलोपियन ट्यूब का तो काम ही है फर्टिलाइजेशन करो और फिर अपने जगह तक उस ओवम को या फर्टिलाइज ओवम को पहुंचाने का काम। तो इसका दो काम क्या है, सबसे पहले इसमें दो लेयर है, एपिथेलियम एंड लैमिना प्रोप्रिया। एपिथेलियम में सीलियरी कॉन्वेयर बेल्ट है, बेल्ट याद रखना एक तरीके से क्या करा रही है, फर्टिलाइज ओवम को मूवमेंट करा रही है। दूसरी पेग सेल प्रेजेंट है जो उसको नरिश करेंगी, ठीक है। अब आते हैं हम मस्क्यूलैरिस लेयर पे, म्यूकोजल हो गई, अब मस्क्यूलैरिस। मस्क्यूलैरिस क्या होता है, मस्क्यूलैरिस में दो चीजें रहती हैं, इनर में प्रेजेंट है सर्कुलर रिंग ऑफ स्मूथ मसल, अंदर प्रेजेंट है स्मूथ मसल सर्कुलर वे में, और आउटर में प्रेजेंट है स्मूथ मसल लॉन्गिट्यूडनल वे में, ठीक है। मस्क्यूलैरिस लेयर, मसल की बात हो रही तो मसल से याद रखोगे यार स्मूथ मसल है, इनर में प्रेजेंट है सर्कुलर वे में और बाहर प्रेजेंट है लॉन्गिट्यूडनल वे में। हम फिर से रिवीजन करेंगे एक बार, अभी देख लो। फिर अब स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल आती है किसको किसको, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट याद आता है, हमेशा ने बताया स्मूथ मसल में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, ये भी एक तरीके से मूवमेंट कराती है ना। देखिए, पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मस्क्यूलैरिस, मस्क्यूलैरिस का पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है। एंड सीलियरी एक्शन ऑफ म्यूकोजा, मस्क्यूलैरिस का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और सीलियरी एक्शन किसका, म्यूकोसा का, दोनों हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ oocyte और फर्टिलाइज ओवम टुवर्ड्स द यूट्रस। तो एम्प्यूलर रीजन में जो हमारा ओवम आया है, चाहे वो फर्टिलाइज हो चाहे वो अनफर्टिलाइज हो, उसका मूवमेंट कौन करा रही है,
फेलोपियन ट्यूब की दोनों लेयर, म्यूकोजा एंड मस्कुलरिस। म्यूकोजा कैसे करा रही है? एक तो पहले उसका मूवमेंट करा रही है और दूसरा उसकी सीलियर सिक्रीशन प्रोड्यूस कर रही है अगर वो फर्टिलाइज हो गया। मूवमेंट कौन करा रही है हमारी? नहीं, सीलियरी कॉन्वेयर बेल्ट, ये मूवमेंट करा रही है। और अगर ये ओवम फर्टिलाइज हो गया तो इनका नरिशमेंट कराएंगी पेग सेल्स। ठीक है। इसके मस्कुलरिस लेयर में क्योंकि स्मूथ मसल प्रेजेंट है, इनर में कौन सी प्रेजेंट है एंड आउटर में ये स्मूथ मसल है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करेगी। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और इसका सीलियरी मूवमेंट दोनों हेल्प करता है ओवम को, या तो फर्टिलाइज्ड ओवम को कहां पहुंचाने तक? अपनी डेस्टिनेशन, जो कि क्या है? यूट्रस तक। ठीक है। अब सबसे लास्ट में प्रेजेंट होती है सेरोसा लेयर। सेरोसा क्या करती है? इट इज, ये बताती है आउटर लेयर ऑफ द यूट्राइन ट्यूब। मतलब सबसे आउटर में हमारी कौन सी लेयर है? सेरोसा, देन मस्कुलरिस, देन म्यूकोजा। ठीक है। सबसे बाहर हमारी सेरोसा लेयर है, मस्कुलरिस, देन म्यूकोजल लेयर। ठीक है। चलो, फंक्शन क्या है ओविडक्ट का? ऑब्वियसली हमने सभी कुछ पढ़ लिया। ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म को एम्पुलर रीजन तक पहुंचाना जहां फर्टिलाइजेशन होगा। मूवमेंट ऑफ oocyte को एम्पुलरी रीजन तक पहुंचाना जहां फर्टिलाइजेशन होगा। पहला काम तो यही हो गया। न्यूट्रिशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम, न्यूट्रिशन कौन करा रहा है? पेग सेल्स, है ना, जो कहां प्रेजेंट है? म्यूकोजल लेयर में। ठीक है। कैप्चर ऑफ oocyte कौन कर रहा है? फिम्ब्रीन। कौन कर रहा है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहां होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्ब्रियो कौन कराएगा? पेग सेल और हमारी ये कॉन्वेरी बेल्ट। उसके बाद कौन? मस्कुलरिस लेयर। ये तीनों ही यूट्रस को क्या कहते हैं, ओवम को जब वो फर्टिलाइज जाएगा तो अपने डेस्टिनेशन तक, यूट्रस तक पहुंचाने का काम करेंगी। ठीक है। अभी लग रहा होगा मल्टीपल चीजें पढ़ी, पर बहुत इजी है, एक बार याद हो जाएगा तो याद रखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। चलिए, इसके बाद है यूट्रस। तो पहले हम लोग लिखते हैं ओविडक्ट के बारे में। देखो, ओविडक्ट हो गया। चलिए, ओविडिक का दूसरा नाम फेलोपियन ट्यूब। चलो, इजी लैंग्वेज में लिखाती हूँ मैं, क्योंकि आपको लैंग्वेज से तो कुछ बार देखो एक्सटेंशन ये सब नाम आएंगे तो एग्जाम में कर लोगे ना। तो लिखिए, स्टार्ट फ्रॉम ओवरी एंड एंड्स एट यूट्रस। कहां से हमारी फेलोपियन ट्यूब स्टार्ट हो रही है? ओवरी से यूट्रस तक। ठीक है। तो इसका एक्सटेंशन ब्रैकेट में लिख दो, एक्सटेंशन कहां कहां से? ओवरी से लेके यूट्रस तक का इसका एक्सटेंशन है। ठीक है। कितनी रहती है भाई? कितनी रहती है? दो, है ना। कितनी रहती है एक फीमेल में? दो ओविडक्ट से फेलोपियन ट्यूब प्रेजेंट है। एंड कनेक्शन बिटवीन ओवरी एंड यूट्रस, और इसके ब्रैकेट में लिखना लैटरल एक्सटेंशन। कैसे रहती है? लैटरली एक्सटेंडेड रहती है, लॉन्गिट्यूडनल तो नहीं है, लैटरल एक्सटेंशन। फिर लिखिए, लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर की रहती है। लेंथ इनकी है 10 to 12 सेंटीमीटर की। ठीक है। चलो, अब लिखो स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या क्या है लिखिए। स्ट्रक्चर क्या क्या है? बेसिक आइडिया हो गया क्या होती है फेलोपियन ट्यूब। दूसरा नाम क्या है? ओविडक्ट। ठीक है। स्ट्रक्चर वैसे चार में ऐसे डिवाइड करिए स्ट्रक्चर करके, एक तरफ इस्थमस, एक तरफ एम्प्यूला, एक तरफ इन्फेंजिबुलम और एक तरफ फिम्ब्री। इस्थमस, एम्प्यूला, इन्फेंजिबुलम एंड फिम्ब्री। इस्थमस कैसा होता है बिना लिखे बताओ? शॉर्ट, नैरो एंड थिक, है ना। देखिए, शॉर्ट, नैरो एंड थिक वर्ड, जॉइंट एट यूट्रस, है ना। ये यूट्रस पे जाकर ज्वाइन होगा। खुशबू, तुम्हारा एग्जाम नहीं दिया था ना? क्यों? उस दिन क्लास भी नहीं अटेंड की थी, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास थी। नहीं तो टेस्ट क्यों नहीं दिया? मतलब मैंने कहा कि मैं ऑनलाइन दे दूंगी, पर पता चला ऑनलाइन ही नहीं।
देखो आपको यही नुकसान करेगा बस, आप पता नहीं टेस्ट नहीं देते हो, या कोई आपको ना डांटेगा और ना ही आपको कोई प्राइज देगा, तो टेस्ट क्यों नहीं देती? कुछ था उस दिन, कुछ घर में काम था? बर्थडे था? बर्थडे बनाना मीट वाले दिन जब रिजल्ट आएगा, ठीक है? चलो, एसएमएस हो गया। अभी क्या एमप्यूला, ये कैसा रहता है? लॉन्गेस्ट और वाइडेस्ट और साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन नीचे अंडरलाइन करिएगा। हो गया? चलिए, अब इसके बाद देखिए इन्फेंटिबुलम। इसमें लिखिए फनल शेप होता है, ये फनल शेप। बस इतना काफी। इसमें अब लिखिए फिम्ब्रीन। हो गया? फिब्री में लिखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एंड हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ ओवम। बस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एंड हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ ओवम। हो गया? स्ट्रक्चर हो गया, बेसिक डिटेल हो गई। अब हम पढ़ेंगे अबाउट हिस्टोलॉजी। रिंग डालिए हिस्टोलॉजी, और इसमें 3 कर दीजिए। ऐसे करो, सेरोसा, मस्कुलरिस एंड म्यूकोसा। सबसे आउटर में क्या है? सेरोसा, देन मस्कुलरिस एंड देन सेरोसा के नीचे लिखिए आउटर मोस्ट लेयर। किसकी आउटर मोस्ट लेयर है सेरोसा? एक बार में ये भी जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। फैलोपियन ट्यूब की लिखिए सेरोसा आउटर मोस्ट लेयर। इसके लिखिए मस्कुलरिस लेयर। सेरोसा में लिख लो आउटर मोस्ट लेयर। ये रहा भाई, ये लिखा हुआ है, लिखो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्राइन ट्यूब। हो गया? लिखिए ये। चलो अब लिखिए मस्कुलरिस लेयर। मस्कुलरिस को 2 में डिवाइड करो। कैसे कंसिस्ट होती है? आउटर वाले में लिखो, एक साइड लिखो आउटर लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल, आउटर लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल, एंड इनर में लिखो सर्कुलर स्मूथ मसल। आउटर लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल एंड इनर में सर्कुलर स्मूथ मसल। ठीक है? अब दोनों लेयर जो आपने आउटर इनर लिखी उसको ऐसे करके लिखिए, ऐसे एक साथ करके लिखो। हेल्प्स इन पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन, ये लिखा है हेल्प इन पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, दोनों लेयर क्या कर रही है? हेल्प्स इन पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन। हो गया? अब लिखिए म्यूकोजल लेयर में। म्यूकोजल में लिखिए, इसको भी 2 में डिवाइड कर दो, एपिथेलियम एंड लैमिना प्रोप्रिया। एपिथेलियम एंड लैमिना प्रोप्रिया 2 में डिवाइड करने का मतलब समझ रहे हो ना? इन चीजों से मिलकर बनी है। कंसिस्ट ऑफ लिख लो वाले ब्रैकेट में। तो म्यूकोजल लेयर किसकी बनी रहती है? एपिथेलियम एंड लैमिना प्रोप्रिया की। ठीक है, अब एपिथेलियम को डिवाइड करिए 2 में। एपिथेलियम को
ऐसे करके दो में एपिथेलिया डिवाइडेड इनटू टू, एक में लिखो ciliary conveyor belt, created simple columnar cells. ये लिख लेना फुल फॉर्म। कौन सीलियरी कॉन्वेयर बेल्ट की तरह एक्ट करता है? सीलिएटेड सिंपल कोलमनार सेल। और ये क्या करता है? दिस हेल्प्स टू मूव अ फर्टिलाइज्ड ओवम, हेल्प्स टू मूव अ फर्टिलाइज्ड ओवम। ठीक है। इसके बाद है हमारा नॉन सीलिएटेड, जिसके सामने लिख देना पेग सेल। पेग सेल में क्या रहता है? माइक्रोविलाई, जो सिक्रीट करता है फ्लूइड, जो प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू द ओवम। ठीक है, ऐसे लिखा है, इसी टाइप से लिखा आप लोगों ने। ठीक है, ये होने के बाद हमने तीन में डिवाइड कर लिया था। अब म्यूकोजल एंड मस्कुलरिस को एक साथ अलग करके दोनों के सामने लिखो। कर दिया कलेक्टेड, दोनों को कलेक्ट किया, जगह है ऊपर जहां लिखा था ना उसी के ऊपर करो और लिखो पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मस्कुलरिस, पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मस्कुलरिस, और ये लिखा हुआ है सीलियरी एक्शन ऑफ म्यूकोजा, प्लस करके लिख दो, प्लस सीलियरी एक्शन ऑफ म्यूकोजा, फिर एरो बना के लिखो हेल्प्स टू मूव द oocyte और फर्टिलाइज ओवम टुवर्ड यूट्रस, और इसको बॉक्स बनाकर पैक कर दो। सीलियरी एक्शन ऑफ म्यूकोजा, दोनों के सामने एरो बना के लिखो हेल्प्स टू मूव oocyte और फर्टिलाइज्ड ओवम टुवर्ड्स द यूट्रस। ठीक है, पीवाई क्यों देना? हो गया, समझ में आया? चलो चले आगे, लिख लिया हमने। चलो वूम या यूट्रस पे जाने से पहले दो तीन क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, शिवांश जल्दी बताओ, साइट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स क्या है? कहाँ होंगे ओवेरियन फॉलिकल्स? किधर रहते होंगे? इन जनरल मत पढ़ो, इन जनरल फॉलिकल्स कहाँ होंगे? गैमेट कहाँ रहेंगे फीमेल्स के? ओवरी में, है ना? ओवरी में कहाँ पर? नहीं, क्वेश्चन समझो पहले। और ये जो ओवेरियन फॉलिकल है, इन्होंने बताया ओवरी में मिलते हैं, है ना? ओवरी में बुक मत देखो जरा, ओवरी में किस जगह पे मिलेंगे? तुम नहीं बता पाए इसीलिए आगे बढ़े हैं, याद करो कहाँ पढ़ते हैं ओवरी में, किस जगह थे ओवेरियन फॉलिकल्स? कॉर्टेक्स में। तो याद नहीं आ रहा था? इसके बाद बताओ
तो मंजिल कि ओवम जो है उसके मूवमेंट किसके थ्रू होते हैं, कौन हेल्प करता है मूवमेंट में, वो बताइए। मूवमेंट कौन कराता है ओवम का यूट्रस की तरफ? उसके बाद जो देखो हमने दो चीज पढ़ चुकी है, एक हमारा क्या कहते हैं ओवरी और एक दूसरा फॉलिक्यूल, तो दोनों को मिक्स मत करो। कहाँ पर था, कौन कराता है मूवमेंट, तुमको याद है? अभी हमने लास्ट टाइम ये पढ़ी है, तुम्हें नहीं याद है? खुशबू कहाँ, कौन कराता है ओवम को मूवमेंट टुवर्ड्स द यूट्रस? हाँ तो कौन कराता है, सिंपल वे में बता दो, नाम नहीं याद आ रहा तो। हमने लेयर्स पढ़ी ओविडक्ट की, कौन कौन सी लोअर थी, लेयर का नाम बताओ तो। सेरोसा और मस्कुलरिस। तो मूवमेंट में कौन हेल्प करती है, कौन सी दो लेयर हेल्प करती है, तुम बताओ। तुम, मैं जब टाइम दी ना आपको, अभी तुम बताओ। म्यूकोसा और मस्कुलरिस, म्यूकोसा और ये बताओ कि म्यूकोसा और मस्कुलरिस कैसे हेल्प कर रही है, कैसे हेल्प? हाँ मतलब म्यूकोसा क्या करती है और मस्कुलरिस क्या करती है जो मूवमेंट होता है? म्यूकोसा में जो उसके पेक सेल्स हैं वो आगे बढ़ने के लिए हेल्प करते हैं और नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, माइक्रोग्लाई होते हैं पेक सेल में, तो वो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और क्या पढ़ा हमने? एपिथेलियम और कॉलमनार सिंपल, क्या पढ़ा था जिसको कॉन्वेयर बेल्ट कह रही थी मैं, सेल्स, जिनको हम कह रहे हैं कॉन्वेयर बेल्ट, वो हेल्प कर रही थी मूवमेंट में। और दूसरा कौन कर रहा था, मस्कुलरिस में क्या, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स। तुम लोग अभी याद क्यों नहीं करते हो, फिजिक्स याद है क्या? अगर अभी कम से कम 50% तो याद रखो। अभी जब मैं पढ़ाती हूँ तो उस टाइम समझ नहीं आता क्या, ऐसे कैसे भूल जाते? तो इसीलिए तो कहती है 2 मिनट का टाइम है, उसको रिवाइज करो, करा करना, क्वेश्चन पूछने से पहले दूंगी। ठीक है, तो हमने क्या क्या पार्ट पढ़ लिए, ओवरी एंड ओविडक्ट, ओविडक्ट का दूसरा नाम। अब आते हैं हम यूट्रस या वूम पे। ठीक है, यूट्रस को क्या कहते हैं और वूम, वूम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बेबी की ग्रोथ होती है। ठीक है, यूट्रस क्या है, अभी तक हमने जो भी स्ट्रक्चर्स पढ़े सब कैसे थे, पेयर्ड थे, हाँ डबल थे। अब ये कैसा है, सिंगल स्ट्रक्चर, यूट्रस कैसे सिंगल हॉलो, अंदर कुछ प्रेजेंट नहीं रहता, हॉलो है ना, वहां जगह है अंदर। मस्क्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है, सिंगल हॉलो मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है यूट्रस। ठीक है, इट हैज अ साइज एंड शेप ऑफ इन्वर्टेड पियर, ये जब आप देखोगे कैसा लगता है, पियर, पियर देखा है, वो जो एक फल होता है उसको उल्टा कर दो तो इसी टाइप का दिखता है ना, तो साइज ऑफ इन्वर्टेड पियर। इट इज सपोर्टेड बाय, अब इसका सपोर्ट कौन करता है, यूट्रस को सपोर्ट कौन देता है, बाय द लिगामेंट्स अटैच्ड टू द पेल्विक कैविटी। अब ये पेल्विक कैविटी में ठीक से प्रॉपरली अटैच रहे, इसके लिए पेल्विक कैविटी के लिगामेंट्स, वो कौन से लिगामेंट होते हैं अभी हम पढ़ेंगे, लिगामेंट इसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, पेल्विक कैविटी का लिगामेंट यूट्रस को सपोर्ट देता है, क्योंकि ये पेल्विस में प्रेजेंट है तो पेल्विक कैविटी का लिगामेंट सपोर्ट देता है। ठीक है, इट इज स्मॉलर इन वुमेन हु हैव नॉट बीन प्रेग्नेंट, ऐसे वुमेन जो आज तक प्रेग्नेंट नहीं, उनमें यूट्रस कैसे रहता है, छोटा रहता है। इट इज लार्जर इन फीमेल हु हैव बीन प्रेग्नेंट, जो विमेन एक बार दो बार प्रेग्नेंट हो चुकी है उनमें ये थोड़ा बड़ा रहता है। एंड स्मॉलर एट्रोफाइट, जहां पे एट्रोपी वर्ड है, एट्रोपी मतलब कोई सी चीज के छोटे होने की बात हो रही है, हाइपरट्रोपी मतलब बड़े होने की बात हो रही है, एट्रोपी मतलब छोटा होना, सिकुड़ना। ठीक है, तो कुछ वुमेन्स में इसकी एट्रोपी हो जाती है, कब, जो वुमेन्स में सेक्स हार्मोन का लेवल लो रहता है। ठीक है, क्या पढ़ा, यूट्रस इज अ सिंगल होलो मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको हम वूम भी कहते हैं। अंदर से कैसा रहता है,
अंदर से खाली रहता है, इसीलिए इसको हॉलो कह रहे हैं। इसका शेप और साइज देखेंगे तो लगभग ये पियर के बराबर का रहता है। एक पियर को उल्टा कर दें तो उस टाइप का ये दिखेगा, ठीक है। इसको पेल्विक एरिया में प्रेजेंट है यूट्रस, तो इसको सपोर्ट करते हैं पेल्विक एरिया की लिगामेंट, ठीक है। इसके बाद क्या था, वुमेन जो प्रेग्नेंट हो चुकी है उनमें ये थोड़ा बड़ा रहेगा, ऐसे वुमेन जो आज तक प्रेग्नेंट नहीं हुई इनमें ये छोटा रहेगा। और वो वुमेन जिनमें सेक्स हार्मोन का लेवल थोड़ा कम रहता है, ये एट्रोफाइड रहता है, मतलब सिकुड़ा हुआ, श्रिंक हो जाता है। कैसे रहता है, एट्रोफाइड या एट्रोफी। तो अगर वर्ड आएगा क्वेश्चन रिलेटेड टू एट्रोफी इन विमेन इज सीन, तो आप क्या कहोगे, मे बी क्यों हो सकती है, सेक्स हार्मोन का लेवल। एट्रोफी वर्ड समझ में आया ना, एट्रोफी सिर्फ इससे रिलेटेड नहीं है, बॉडी में कहीं भी आए कि एट्रोफी हो गई, मतलब किसी चीज को कह रहे हैं कि अपने नॉर्मल साइज से छोटा हो गया, ठीक है। चलिए अब स्ट्रक्चर देखते हैं यूट्रस का। सबसे पहले इसको डिवाइड किया गया है फंडल, कॉर्न्यूला, बॉडी एंड सर्विक्स, ठीक है। एक वूम की, एक यूट्रस के पार्ट्स बताए हैं। सबसे ऊपर जो ऐसे उसको क्या कहा है, फंडस। सबसे ऊपर का पार्ट जो है वो क्या है, फंडस, सी शेप, ये है हमारा फंडस, ग्रीन कलर का दिख रहा है। इट इज द अपर डोम शेप्ड पार्ट ऑफ द यूट्रस विच लाई अबव द ओपनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब। अब देखिए ये फैलोपियन ट्यूब की ओपनिंग है, इसके ऊपर प्रेजेंट है ना, फंडस के नीचे आएगी ओपनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो फंडस के बारे में हमने क्या समझा, इन्वर्टेड डोम शेप एक स्ट्रक्चर है जो फैलोपियन ट्यूब की ओपनिंग के ऊपर प्रेजेंट है। तो सबसे ऊपर वाला यूट्रस का पार्ट है फंडस। फिर आता है कॉर्न्यूला, येलो कलर का दिख रहा है, नो दैट इज नॉट कॉर्न्यूला, इट इज द अपर कॉर्नर फ्रॉम विच द फैलोपियन ट्यूब ओपन इनटू द यूट्रस। जहां से फैलोपियन ट्यूब अंदर आ रही है उस जगह का है। फिर आती है बॉडी, जो येलो वाला पार्ट दिख रहा है सबसे बड़ा, इट इज द मेन पार्ट ऑफ द यूट्रस, जहां पर मे बी एम्ब्रियो आकर क्या होता है, अटैच होता है। फिर है सर्विक्स, ब्लू कलर का रीजन दिख रहा है, इट फॉर्म्स अ कनेक्शन लिंक बिटवीन यूट्रस एंड वेजाइना। वेजाइना और यूट्रस के बीच की जो एक कैनाल है, जो एक एरिया है, उसको कहा है सर्विक्स। इट इज अ कैविटी, इट्स कैविटी इज नोन एज सर्वाइकल कैनाल व्हिच फॉर्म्स अ बर्थ कैनाल। इस कैविटी को, जो सर्वाइकल कैनाल है, ये जो इसको बर्थ कैनाल भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे ऊपर फंडस है जो कि इन्वर्टेड डोम जैसा दिखता है, और ये जो है फैलोपियन ट्यूब की ओपनिंग के ऊपर प्रेजेंट रहता है। फिर आता है हमारा कॉर्न्यूला, ये क्या होता है, वो एरिया जहां से फैलोपियन ट्यूब एंटर हो रही है। फिर आ रही है मेन बॉडी जो लार्जेस्ट पार्ट है। फिर लास्ट में है सर्विक्स, सर्विक्स एज अ बर्थ कैनाल भी काम करता है, और ये कनेक्शन है बिटवीन यूट्रस एंड वेजाइना, ठीक है। समझ में आया स्ट्रक्चर। फिर अब इसकी हिस्टोलॉजी देखेंगे, जैसे हमने वहां देखी थी फैलोपियन ट्यूब में क्या क्या हिस्टोलॉजी थी। फैलोपियन ट्यूब की शेल, क्या क्या था हमने हिस्टोलॉजी में क्या क्या पढ़ा था फैलोपियन ट्यूब के, कौन सी 3 लेयर पढ़ी थी सृष्टि, देखो आंसर सही है पर कोशिश किया करो कि लाइन वाइज याद रखे, तो इससे क्या होगा, आप भूलोगे नहीं। सबसे पहले क्या, फिर बीच में, और सबसे अंदर। ये बॉडी में ज्यादातर जगह ऐसे ही होता है, ठीक है। सबसे इनर मोस्ट लेयर म्यूकोजल रहती है, बीच में मस्कुलरिस रहती है, आउटर मोस्ट सेरोसल, ठीक है। चलिए अब यूट्रस की हिस्टोलॉजी देखते हैं। पेरीमेट्रियम या फिर सेरोसा, देखो फिर आ गई पेरीमेट्रियम या सेरोसा। सेरोसा है तो कहाँ होगी, सबसे बाहर, सबसे आउटर मोस्ट, इसको कह रहे हैं पेरीमेट्रियम। सेरोसा को यहाँ क्या कह रहे हैं, नाम दिया पेरीमेट्रियम। फिर आई मायोमेट्रियम, मतलब मिडिल वाली। पेरीमेट्रियम या सेरोसा सबसे आउटर में, मायोमेट्रियम मिडिल में, एंड देन एंडोमेट्रियम सबसे इनर मोस्ट, ठीक है, याद रहेगी। अब पेरीमेट्रियम या सेरोसा लेयर की बात करते हैं, आउटर मोस्ट थिन लेयर, ये कैसी रहेगी, याद रखना है, पेरीमेट्रियम या थिन है और सबसे आउटर में प्रेजेंट है। इट इज कंपोज्ड ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम एंड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनते हैं। ज्यादातर जगह जो आपके पास क्वेश्चन है, वैसे तो आपको वर्ड्स याद होने चाहिए, पर नहीं याद है बाय चांस, तो आपको क्या ट्रिक्स याद रखो। किसी भी लेयर की आउटर मोस्ट की बात कर रही है तो आउटर मोस्ट में हमको ज्यादातर एपिथेलियम मिलेगी, और अगर वो किसी 2 लेयर्स के बीच में है तो कनेक्टिव टिश्यू लेयर मिलेगी। तो ज्यादातर हमको आउटर में क्या मिलेगा, और हमेशा अंदर की तरफ म्यूकोजल मिलेगी। म्यूकोजल में कुछ ना कुछ फ्लूइड या सीलिया, ये सब चीजें प्रेजेंट होगी। जब आप बहुत पढ़ाई करोगे ना बहुत, तब कई बार आप आंसर नहीं पता हुआ भी आंसर सही करके आ सकते हो, इसीलिए बहुत पढ़ाई करो, ठीक है।
वो जो तुक्का लगाना होता है, तुक्का मतलब ये नहीं होता है डी 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 डी, ये नहीं होता तुक्का। तुक्का ये होता है कि यार ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, सेरोसा तो सबसे बाहर रहती है, तो यही ऑप्शन बचे, दिस इज तुक्का। तुक्का ये नहीं ए भर दिया, इसमें से 10 तो सही जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आया मायोमेट्रियम। ठीक है, मायोमेट्रियम मिडिल लेयर है। मायोमेट्रियम में ही 3 लेयर रहती है, किसकी? स्मूथ वेसल की। थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना, मायोमेट्रियम यूट्रस की जो मिडिल लेयर है, इसमें 3 लेयर ऑफ, पानी पियो और सीधे पीठ करके बैठो। ठीक है, 3 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल फाइबर प्रेजेंट है। ठीक है, दीज फाइबर्स आर थिकेस्ट इन द फंडस एंड थिनेस्ट इन द सर्विक्स। क्या कहा जा रहा है, आप ये मानो जो फंडल एरिया होता है वहां सबसे थिक रहता है और सर्विक्स तक आते आते पतला हो जाता है। तो कहा जा रहा है कि मायोमेट्रियम सबसे थिक होती है फंडल एरिया में और थिन रहती है सर्विक्स एरिया। ठीक है, इसके बाद ड्यूरिंग लेबर एंड चाइल्ड बर्थ, जब लेबर स्टार्ट होता है, बेबी का बर्थ स्टार्ट होता है, तो कोऑर्डिनेटेड स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम, तेज तेज, कोऑर्डिनेटेड मतलब एक इंटरवल में कॉन्ट्रैक्शन आया फिर आया फिर आया, कोऑर्डिनेटेड स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम किसके रिस्पॉन्स में? याद रखना, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के रिस्पॉन्स में कॉन्ट्रैक्शन चालू होता है। ऑक्सीटोसिन एक और कौन सा काम करता है? मिल्क, है ना, स्टार्ट कराता है। तो रिस्पॉन्स टू ऑक्सीटोसिन में ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी हेल्प्स द एक्सपेल ऑफ फीटस। ऑक्सीटोसिन कहां से रिलीज होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, और ये कोऑर्डिनेटेड स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जो है बेबी को, फीटस को बाहर एक्सपेल आउट होने में हेल्प करते हैं। ठीक है, देखो मैं 4:10 पे ही क्लास स्टार्ट करती हूँ, 4 बजे आपकी फिजिक्स खत्म हो जाती है, उसके बाद 2 मिनट 5 मिनट हेड डाउन करके बैठ जाया करो, कोई बाहर चले जाया करो। ठीक है, क्योंकि क्लास लास्ट लग रही है, मुझे पता है थोड़ा सैचुरेटेड रहता होगा, पर हमको पढ़ना तो है। ये सारे जो है बहुत जल्दी खत्म होने वाले टॉपिक है, तो ग्रास्प करने की कोशिश करें। मेहनत तो हमको करनी थी किसमें, हो गया हमारा वो। इसके बाद थोड़ी सी मेहनत, अब कहीं भी मेहनत नहीं है, थोड़ा सा ये इसमें जो लास्ट यूनिट है उसमें कुछ फॉर्मूलाज एंड ग्राफ्स वगैरह रहेंगे, बाकी सब आप थ्योरेटिकल। 12 तो बहुत बढ़िया है ना, 11 जैसा नहीं है। चलिए हो गया मायोमेट्रियम। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन में, बेबी के एक्सपेल्शन में कौन काम करता है? मायोमेट्रियम। अब आइए हमारी एंडोमेट्रियम, सबसे इनर मोस्ट लाइन। ठीक है, ये क्या होती है? हाईली वेस्कुलराइज्ड इनर मोस्ट लेयर। क्यों हाईली वेस्कुलराइज्ड? मतलब यहाँ बहुत सारी ब्लड वेसल्स, बहुत सप्लाईज है। ठीक है, अब क्या होगा? इट इज रिच इन ग्लैंड एंड अंडरगो साइक्लिक चेंजेस। अब जब फीमेल्स में मेंसेस आता है तो कौन सी लेयर शेड होती है? एंडोमेट्रियम। ठीक है, याद रहेगा, साइक्लिक चेंजेस आती है, मतलब कि ये बिल्ड होती है, फिर शेड होती है, फिर बिल्ड होती है, फिर शेड होती है। ये है साइक्लिक चेंजेस जो हमको देखने मिलती है किसमें? एंडोमेट्रियम में। तो ये हाईली वेस्कुलराइज, मतलब बहुत सारी वेसल्स प्रेजेंट है, बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट है यहाँ, और इसमें हमको साइक्लिक चेंजेस देखने मिलती है किसमें? एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। एंडोमेट्रियम हैज 3 कंपोनेंट, इसमें 3 कंपोनेंट है। इनर मोस्ट लेयर कंपोज ऑफ सिंपल, करती हूँ मैं सिंपल, एक मिनट। इनर मोस्ट लेयर कंपोज ऑफ सिंपल, तीन चीज है देखो, एपिथेलियम प्रेजेंट है, स्ट्रोमा प्रेजेंट है एंड ग्लैंड्स प्रेजेंट है। इसलिए क्या क्या प्रेजेंट है? एपिथेलियम, स्ट्रोमा एंड ग्लैंड्स। ठीक है, बस इतना कर लो। अब इसके फंक्शन देख लिए। इट सर्व एज अ पार्ट ऑफ पाथवे फॉर स्पर्म डिपोजिशन इन वेजाइना टू रीच द यूट्रस। ऑब्वियसली इसके थ्रू क्या होता है, स्पर्म जो है कहां तक पहुंच रहा है? फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूलर रीजन तक। फिर इसके बाद इट इज ऑल्सो साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में, जब यूट्रस में इम्प्लांट होने के लिए आता है ना, क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट, तो कहां पर इम्प्लांट होता है? यूट्रस में। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये किस लिए? फीटस का डेवलपमेंट, इसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल, यही ग्रोथ होता है, और इसके बाद एट द एंड लेबर में इसको एक्सपेल आउट करने में। ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव साइकिल when implantation does not occur, the uterus is source of menstrual flow. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो फिर ये किसकी तरह काम करेगा? मेंस्ट्रुअल फ्लो, साइक्लिक चेंजेस जिसमें देखने मिलेगी कि वो जो लेयर है वो शेड आउट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट प्रोटेक्ट्स एंड नरिश द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का नरिशमेंट, उसका प्रोटेक्शन का काम किसका? यूट्रस का। ठीक है,
इट सप्लीमेंट्स द एनर्जी नीड फॉर स्पर्म, स्पर्म को एम्पुला तक रीच करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो प्रोवाइड करता है यूट्रस। प्रोटेक्ट्स द स्पर्म फ्रॉम फैगोसाइट्स, फैगोसाइट्स क्या होते हैं? जो खा लेते हैं मतलब जो कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स को, फॉरेन सब्जेक्ट को खा लेते हैं, एंगल्फ कर लेते हैं। तो ये स्पर्म एंगल्फ नाउ इसका काम क्या कौन करता है? यूट्रस का। इट प्लेज रोल इन कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन क्या होता है? पढ़ा था ना, पढ़ा था ना? स्पर्म में कैपेसिटेशन होता है फीमेल बॉडी में आने के बाद, रिवीजन कर लेना, ठीक है। चलिए अब यूट्रस की ब्लड वेसल्स, कौन सी ब्लड वेसल यूट्रस तक आ रही है जरा सुनिएगा। देखिए सबसे पहले इंटरनल इलियक आर्टरी दिख रहा है सब, हमेशा कोई भी पार्ट तक अगर ब्लड वेसल जा रही तो ऐसा थोड़ी कि मेन ब्रांच ही आ गई, एक मेन रहती है उसकी ब्रांचेस पहुंचती हैं यूट्रस तक। तो हमारी जो मेन आर्टरी है, ब्रांचेस ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी, मेन आर्टरी किसकी बात हो रही है? इंटरनल इलियक आर्टरी, जिसको हम यूट्राइन आर्टरी भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज एन यूट्राइन आर्टरी, इनमें से कौन सी वाली जो यूट्राइन आर्टरी, तो कौन सी होगी? इंटरनल इलियक आर्टरी, ये नाम याद रखना। इंटरनल इलियक आर्टरी जो है मेन यूट्रस को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है, जिसको हम यूट्राइन आर्टरी भी कहते हैं, ठीक है। यूट्राइन आर्टरी गिव्स ऑफ ब्रांचेस और आर्क्यूएट आर्टरीज। अब इसकी ब्रांचेस है, यूट्राइन आर्टरी या इंटरनल इलियक आर्टरी की जो ब्रांचेस है उनको हम कह रहे हैं आर्क्यूएट आर्टरी, ठीक है। एक बड़ी सी पाइप है उसमें छोटी छोटी पाइप निकल रही है, इसको हम आर्क्यूएट आर्टरी कह रहे हैं। These arteries branch into radial arteries that penetrate deeply into myometrium. अब arcuate artery से ब्रांच निकल रही है रेडियल आर्टरी की, और रेडियल आर्टरी जा रही है हमारे मायोमेट्रियम, ठीक है। इंटरनल इलियक आर्टरी और यूट्राइन आर्टरी, फिर आर्क्यूएट आर्टरी, देन रेडियल आर्टरी, एंड रेडियल आर्टरी जा रही है कहाँ? मायो। Just before the branches enter the endometrium, they divide into two kinds of arteries. अब यही आर्टरीज मायोमेट्रियम तो पहुंच गई हैं, अब एंडोमेट्रियम जाने से पहले ये दो में और डिवाइड हो जाती हैं, स्ट्रेट आर्टरीज एंड स्पाइरल आर्टरीज। देखिए इंटरनल इलियल आर्टरी और यूट्राइन आर्टरी जो आर्क्यूएट आर्टरी में जा रही है, देन रेडियल आर्टरी के फॉर्म में मायोमेट्रियम, जब एंडोमेट्रियम में जाएंगी तो दो में डिवाइड होंगी, स्ट्रेट आर्टरीज एंड स्पाइरल आर्टरीज, ठीक है। अब हमारा लास्ट आता है वेजाइना। क्या? वेजाइना। वेजाइना क्या है? मैं ना पूरा एक बार रिवीजन करा रही हूँ, जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं लिखवाना चालू करती हूँ, जितना बचेगा वो आप कर लोगे। फिर भी कोशिश करूंगी मैं खुद से लिखवा दूं, क्योंकि वरना इतना सारा लिख लोगे। चलिए अब यूट्रस कंप्लीट हो गया, अब आ गया वेजाइना। वेजाइना क्या है? देखो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, लगभग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। 11 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग कौन थी? 10 से 12 कौन सी? फाइब्रोमस्कुलर कैनाल। अब ये कैसी है? फाइबर्स एंड मसल दोनों से मिलकर फाइब्रोमस्कुलर कैनाल है, लाइन विद द म्यूकोसल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर किसकी लाइनिंग रहती है? म्यूकोसल मेम्ब्रेन की, ठीक है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी टू द यूट्राइन सर्विक्स, मतलब कहां से स्टार्ट होती है? बॉडी के आउटर पार्ट से सर्विक्स तक इसकी क्या रहती है? एक्सटेंशन रहता है, फ्रॉम बॉडी के आउटर पार्ट से सर्विक्स, मतलब वेजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस, यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब से ओवरीज, ठीक है। अब हमने भी बात करी सपोर्टिंग लिगामेंट्स की, है ना। अभी मैंने बताया था ना कि यूट्रस में पेल्विक लिगामेंट्स जो है सपोर्ट देते हैं यूट्रस को और अलग अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट को। तो देखिएगा, These are the structure that support female reproductive organ and holds them in pelvis. ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं, ये ऐसे लिगामेंट्स हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को उन्हीं की जगह में पेल्विस में अटैच करके रखते हैं, वहीं ही रहेगा और कहीं नहीं जाए। पहला है यूट्राइन लिगामेंट, नाम से बता रहे हैं किसको ये सपोर्ट देगा, प्राइमरी एसोसिएटेड विद यूट्रस, यूट्राइन लिगामेंट, यूट्रस। ब्रॉड लिगामेंट वेरी इंपॉर्टेंट, पेरिटोनियल लेयर एसोसिएटेड विद बोथ यूट्रस एंड ओवरी। ब्रॉड लिगामेंट एक तरीके की पेरिटोनियल लेयर है, पेरिटोनियम प्रेजेंट रहता है हमारे एब्डोमेन में, ये दोनों को सपोर्ट देता है, ओवरी को भी है। अब लास्ट है हमारा एक तरीके से समझ लो, जैसे कि एक हमको कोई चार्ट पेपर को प्रोटेक्ट करके रखना है, तो या तो हम उसके नीचे थर्मोकॉल की शीट लगाते हैं या कार्डबोर्ड की, तो वो जो पूरी शीट है वो है ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। ये ओवरी और यूट्रस दोनों को ही एक बैकग्राउंड सपोर्ट दे रही है। फिर ओवेरियन लिगामेंट जो कि ओवरीज को सपोर्ट करती है। तो 3 लिगामेंट पढ़े हमने, यूट्राइन, ओवेरियन एंड ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। चलो यहाँ आधा पार्ट कंप्लीट हुआ, इसकी फोटो लेके ग्रुप में डालो।
ये तुम लोग बस बना लेना अपने उसमें, तो फिर तुमको स्ट्रक्चर्स तो याद हो जाएंगे। हो गया? चलो, कहाँ तक लिख लिया है? हाँ, फेलोपियन ट्यूब तक लिखा, यूट्रस से नहीं लिखा, यूट्रस नहीं लिखा और वेजाइना भी नहीं लिखा ना। चलो मैंने भी लिखा दिया। चलिए, अब अभी हमने इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर, हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या था शिवांश? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या कहते हैं? है ना, पेनिस है स्टोडर, दिमाग लगाओ। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है? पेनिस है। अब फीमेल्स में क्या रहते हैं? मोस्ट, प्यूबिस, लेबिया मेजोरल, लेबिया माइनर एंड क्लिटोरिस, दीस आर द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए हमने इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ लिया, ओविडक्ट के बारे में, यूट्रस के बारे में, ओवरीज के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब मेल्स में हमने पढ़ा था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पीनिस एंड स्क्रोटम। वेजाइना के बारे में हाफ पढ़ा था क्या? ये तो पढ़ लिया है। ठीक है, अब वेजाइना के बारे में थोड़ा डिटेल, इट स्ट्रेचेस और एक्सपैंड। ये वेजाइना एक्सपैंड हो सकती है, स्ट्रेच हो सकती है, किन कारणों से, किन वजहों से, किन कॉजेस में? इंटरकोर्स के टाइम, चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड डिलीवरी के टाइम एंड मेंस्ट्रुअल फ्लो को बाहर आउट करने के लिए। ठीक है, इट एक्ट एज अ पैसेज वे फॉर चाइल्ड बर्थ, है ना, ये तरीके का पैसेज है ना, तरीके का रास्ता है फॉर चाइल्ड बर्थ। ये जो है सर्विक्स के साथ, सर्विक्स प्लस वेजाइना फॉर्म्स अ बर्थ कैनाल। ठीक है, सर्विक्स प्लस वेजाइना फॉर्म्स अ बर्थ कैनाल। अब हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे वेजाइना की। चलिए, हिस्टोलॉजी में इसमें भी 3 लेयर हैं, म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड एडवेंटिशिया। म्यूकोसल लेयर, इट इज कॉन्स्टिट्यूट विद दैट ऑफ द म्यूकोसल यूट्रस। हमने पढ़ा था यूट्रस की म्यूकोसल लेयर, है ना, उसी की म्यूकोसल लेयर एक्सटेंड करके आगे वेजाइना की म्यूकोसल लेयर बनाती है। ठीक है, यूट्रस की वेजाइना लेयर, म्यूकोसल लेयर आगे आके वेजाइना की म्यूकोसल लेयर फॉर्म करती है। इट कंसिस्ट ऑफ नॉन कैरेक्टराइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम एंड एन्युलर कनेक्टिव टिश्यू। इसकी म्यूकोसल लेयर में ये 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट है। इट लाइज सीरीज ऑफ, ये ना इस तरीके से रहती हैं कि रियूज फॉर्म करती है। देखिए, मतलब स्मूथ नहीं रहती, कैसी रहती है? यहाँ पर इस तरीके से यूक्स फॉर्म होता है। ठीक है, स्मूथ नहीं है, इस तरीके का टेक्सचर मिलता है। चलिए, उसके बाद जो वेजाइना है ये स्टिमुलेट करता है मेल का ग्लैंड पेनिस ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ताकि इजैकुलेशन हो सके। ठीक है, चलिए अब म्यूकोसा लेयर के और क्या पढ़ेंगे। इट हैज एन एंटीजन प्रेजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। म्यूकोसा ऑफ वेजाइना में प्रेजेंट रहती है एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जिसका नाम है डेंड्राइटिक सेल। ठीक है, म्यूकोजल लेयर जो है वेजाइना की, उसमें प्रेजेंट है डेंड्राइटिक सेल। अब ये डेंड्राइटिक सेल कैसी होती है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब देखना ये किस चीज के लिए केपेबल है, ये क्या कर सकते हैं? दे कैन ट्रांसफर वायरस सच एज HIV। ठीक है, तो अगर HIV किस वजह से या कहां से पास हो रहा, तो आप क्या कहोगे? म्यूकोजल लेयर ऑफ वेजाइना, जिसमें होती है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल नोन एज डेंड्राइटिक सेल। ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स इट कंटेन लार्ज स्टोर्स ऑफ, अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, म्यूकोजल लेयर जो है वेजाइना की,
इसमें बहुत सारा ग्लाइकोजन होता है, ठीक है। ये ग्लाइकोजन कहाँ से आ रहा है? डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया सच एज लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जैसे बैक्टीरिया डिकम्पोज करके बनाते हैं ग्लाइकोजन। अब ये ग्लाइकोजन क्या करता है? इट टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक एसिड रिजल्टिंग इन एसिडिक एनवायरनमेंट, ठीक है। ये क्या करता है? एक एसिडिक एनवायरनमेंट बनाता है वेजाइना में, जिसकी वजह से माइक्रोबियल ग्रोथ क्या हो? ना हो। इट ऑल्सो, तो क्या होगा? वेजाइनल इन्फेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो हमारे लिए क्या हेल्पफुल है, ये डिकम्पोज करके बना रहा है ग्लाइकोजन, जो ग्लाइकोजन वेजाइना को एक एसिडिक एनवायरनमेंट देते हैं और फर्दर माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होने देते। कहीं ना कहीं ये स्पर्म्स के लिए भी हार्मफुल होते हैं। यही सब तो स्पर्म को क्रॉस करके जाना पड़ता है, ठीक है। ओके, अब मस्कुलरिस लेयर ये क्या होती है? इट कंसिस्ट ऑफ आउटर सर्कुलर लेयर एंड इनर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर ऑफ स्मूथ मसल, सेम एज मस्कुलरिस लेयर ऑफ, ना, जैसे कि आउटर सर्कुलर एंड इनर स्मूथ लेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। सर्कुलर ही थी, तुम तो मुझे ही कंफ्यूज करो। चलो, इट कैन स्ट्रेच कंसिडरेबली, या स्ट्रेचिंग हो सकती है वेजाइना की, क्यों? ताकि चाइल्ड बर्थ और सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम ये अपना साइज क्या कर सकती है? चेंज कर सकती है। अब लास्ट, वेजाइना में एक पार्ट होता है हाइमेन। हाइमेन ये क्या होता है? वेजाइनल ओपनिंग पे एक पार्ट प्रेजेंट रहता है, एक चीज प्रेजेंट रहती है जिसको कहते हैं हाइमेन। ये क्या होता है? मेम्ब्रेन लाइक रहता है। ये तो ये पार्शियली कवर्ड रहेगा, ये फुली वेजाइनल ओरिफिस को कवर करके रखेगा। हाइमेन मेंस्ट्रुअल ब्लड, जब फीमेल से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, इसके ब्लड की वजह से परफोरेट भी हो सकता है। परफोरेट मतलब इसमें टूट सकता है, या फिर मतलब पूरी तरीके से नहीं, पर इसमें क्या हो सकते हैं? अब कोई एक ओपनिंग है जिसके ऊपर फुल कवरिंग है, तो कोई चीज उससे बाहर नहीं आ सकती, पर मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए कहीं ना कहीं उसमें कुछ पार्ट्स ओपन हो जाते हैं, इसको कहते हैं परफोरेशन। आफ्टर इट रप्चर्ड यूजुअली फॉलोड बाय द सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम ये कई बार रप्चर हो सकता है, और सिर्फ इसके कुछ रिमेनेंट प्रेजेंट हो सकते हैं। पर सिर्फ इस वजह से नहीं, और भी कई रीजन है जिसकी वजह से हाइमेन रप्चर हो सकता है, जैसे वाइजाइनल इन्फेक्शन, ये साइकिलिंग जो बहुत ज्यादा करते हैं या बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहते हैं, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग एंड विग्रस एथलेटिक एक्टिविटीज, ठीक है। इट समटाइम्स कंप्लीटली कवर द ओरिफिस, वेरी इंपॉर्टेंट सुनिए। कई बार क्या होता है? ये हाइमेन कंप्लीटली वेजाइनल ओरिफिस, जो वाइजाइनल ओपनिंग को कवर करके रखता है, इस कंडीशन को कहते हैं इम्परफोरेट हाइमेन, टोटली कवर करके रखा है। इस वजह से क्या हो सकता है? सर्जरी की रिक्वायरमेंट हो सकती है, ताकि मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या हो सके? बाहर आ सके। अगर टोटली कवर करके रखेगा तो कहेंगे इम्परफोरेट हाइमेन। इस कंडीशन में मेंस्ट्रुअल फ्लो तक बाहर नहीं आता, तो सर्जरी परफॉर्म की जाती है उसको, ठीक है। हाइमेनोप्लास्टी एक सर्जरी है जिसमें वापस से हाइमेन को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, हाइमेनोप्लास्टी, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में। मॉस प्यूबिस। मॉस प्यूबिस क्या होता है? जितना भी पढ़ा समझ में आया? लिख लोगे? अगर कंप्लीट करा देते हैं हम जल्दी से, ओके। क्योंकि जो भी चीजें इंपॉर्टेंट थी, जैसे मैंने अभी क्या पढ़ाया था, HIV वाला डेंड्राइटिक सेल, तो मैं वीडियो में वहां पॉज लेके बोल ही रही हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो जब आप नोट्स बनाना, तो जहां जहां मैंने इंपॉर्टेंट बोला उसको स्टार, अंडरलाइन, जो भी हो सकता है सब करना, ताकि आप लोगों के हाईलाइटर रहते हैं, हाईलाइटर यूज किया करो। कहाँ करोगे? ओवेरियन फॉलिकल्स कहाँ है, ओवर का मूवमेंट कौन करा रहा है, जैसे चीजें मैंने बताई ना, HIV के लिए कौन प्रमोट कर रहा है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, डेंड्राइटिक सेल, जो कि म्यूकोजल लेयर ऑफ वेजाइना में प्रेजेंट है, ठीक है। अब जैसे हमने मेल्स में एक्सटर्नल जेनिटलिया पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे फीमेल से एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या क्या है। सबसे पहला है मॉस प्यूबिस। देखिए, दिस इज मॉस प्यूबिस जो हाईलाइटेड है। एंटीरियर मोस्ट पार्ट, सबसे बाहर वाला पार्ट जो है उसको कहते हैं फीमेल जेनिटलिया का मॉस प्यूबिस। ये कुशनी होता है क्योंकि यहाँ फैट टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं और एडिपोज टिश्यू लेयर। अब ये एरिया जो है मॉस प्यूबिस, ये कोरस थिक प्यूबिक हेयर से कवर्ड रहता है, ठीक है। तो मॉस प्यूबिस के बारे में हमने तीन चीजें क्या पढ़ी? सबसे पहले फैटी टिश्यूज है, एडिपोज टिश्यूज प्रेजेंट है, कुशनी रहता है, आउटर मोस्ट लेयर है, और यहाँ पर हमको कोरस हेयर मिलेंगे। अब आएगा लेबिया मेजोरा। मॉस प्यूबिस हो गया, ठीक है। लेबिया मेजोरा देख रहे हैं आप, दीज आर टू लार्ज फ्लेशी स्किन फोल्ड। लार्ज फ्लेशी स्किन फोल्ड है जो एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम मॉस प्यूबिस, सबसे ऊपर, है ना। दे फॉर्म दी बाउंड्री ऑफ वल्वा। वल्वा की ये बाउंड्री फॉर्म करते हैं। ये होमोलोगस होते हैं टू स्क्रोटम। जैसे मेन में स्क्रोटम होता है,
तो उसका होमोलोगस क्या है, लेबिया मेजोरा, बहुत इंपॉर्टेंट। होमोलोगस स्ट्रक्चर आ सकते हैं, मेल का स्क्रोटम इज लाइक फीमेल का लेबिया मेजोरा, ठीक है। दे आर कवर्ड बाय प्यूबिक हेयर पार्शली, जैसे हमने कहा कि जो वो है मॉस प्यूबिस है वो टोटली कवर्ड है, पर यहाँ पार्शियली हेयर प्रेजेंट रहते हैं। दे कंटेन यहाँ पर एपेंडेड बहुत ज्यादा क्या प्रेजेंट रहता है, एडिपोज टिश्यू, सेबेशियस ग्लैंड एंड एपोक्राइन स्यूडोरिफरस ग्लैंड, ठीक है, ये सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती हैं लेबिया मेजोरा में। अब आता है लेबिया माइनोरा, ये क्या होता है, वो लॉन्ग टू फोल्ड्स है, ये टू स्मॉलर थिन स्किन फोल्ड है जहां पर प्यूबिक हेयर और फैट नहीं होता। डिफरेंस समझ में आया, वहां ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है, फैट भी प्रेजेंट है, और पर यहाँ पर ना हेयर प्रेजेंट है ना ही फैट। दे लाई अंडर द लेबिया मेजोरा, मॉस प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। दे कंटेन न्यूमरस सेबेशियस ग्लैंड बट वेरी फ्यू स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड बहुत सारी इसमें प्रेजेंट है पर स्वेट ग्लैंड नहीं प्रेजेंट है। दे आर होमोलोगस टू स्पॉन्जी पेनाइल यूरेथ्रा, मेल में जो पेनाइल यूरेथ्रा है उसको ये होमोलोगस है, और लेबिया मेजोरा। चलो अब इसके बाद फीमेल यूट्राइन, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज, फीमेल्स में यूट्राइन इन्फेक्शन ज्यादा क्यों होते हैं मेल के कंपैरिजन में। ज्यादातर आपने देखा होगा कि फीमेल्स में यूट्राइन इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है, यूरिनरी इन्फेक्शन। तो यूरिनरी इन्फेक्शन क्यों होता है, देखिए मेल की यूरेथ्रा फीमेल की यूरेथ्रा में आप देख रहे हो, मेल की यूरेथ्रा का साइज जो पाइप जैसा दिख रहा है, तो यहाँ फीमेल में देखिए कितनी छोटी सी है ना, तो द फीमेल यूरेथ्रा इज मच शॉर्टर देन द मेल यूरेथ्रा, ठीक है, विच मेक इट इजियर फॉर बैक्टीरिया टू कॉज इन्फेक्शन। अब पैसेज कम है तो वहां इन्फेक्शन होना ज्यादा है, और एक पैसेज लंबा है मतलब बैक्टीरिया को वहां पहुंचने में ही टाइम लगेगा, तो इन्फेक्शन के चांसेस किसमें ज्यादा है, यूटीआई पे, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज्यादा किसमें हो सकता है। अब एक डिजीज है हनीमून डिजीज, व्हाट इज हनीमून डिजीज, देखिए a disease which affect women who experience intercourse after long time, और मतलब कई बार जब फर्स्ट टाइम फीमेल इंटरकोर्स करती हैं या आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इंटरकोर्स करती हैं तो उनको ये हनीमून डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। क्या है ये, द रीजन दैट सेक्स परफोरेटेड यूरिनरी, सेक्सुअल इंटरकोर्स के वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन होना है हनीमून डिजीज, ठीक है, because the physical act cause women urethra to come in contact with bacterium from the genital angle, क्योंकि ये सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो एक्ट है कहीं पर ये क्या करता है, एनस से जेनाइटल से फीमेल यूरेथ्रा की तरफ बैक्टीरिया पहुंचा सकता है, तो यूटीआई हो सकता है। आफ्टर कॉन्टैक्ट इज मेड इट्स इजी फॉर बैक्टीरिया टू ट्रेवल अप टू द यूरिनरी सिस्टम कॉज इन्फेक्शन। आफ्टर फिजिकल इंटरकोर्स क्या होता है, बैक्टीरिया के लिए बहुत इजी है यहाँ तक पहुंचकर इन्फेक्शन कॉज करना, क्योंकि लेंथ फीमेल्स की छोटी है। दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट वुमेन एक्सपीरियंस मोर यूटीआईज देन, तो रीजन क्या है, लेंथ ऑफ ट्यूब, यूरेथ्रा, फेलोपियन ट्यूब, कौन से मेल में तुम्हारा फेलोपियन ट्यूब चली गई है, लेंथ ऑफ यूरेथ्रा है जो क्या करती है, यूटीआई इन्फेक्शन जिसकी वजह से फीमेल्स में ज्यादा होता है मेल में, ठीक है। अब लास्ट पार्ट क्लिटोरिस, क्लिटोरिस क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है व्हिच लाई एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया मेजोरा एंड यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग एंड लेबिया मेजोरा के बीच में एक ओपनिंग है जिसको कहते हैं, एक स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं क्लिटोरिस। ये स्मॉल सिलेंड्रिकल मास किस किस चीजों से बनता है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, एंड बहुत सारी यहाँ पर नर्व एंडिंग एंड ब्लड वेसल्स होती है। दिस इज होमोलोगस टू, देखो ये जो क्लिटोरिस रहती है इसके अंदर एरेक्टाइल टिश्यूज रहते हैं, मेल में कहाँ एरेक्टाइल टिश्यूज थे, पेनिस में, ठीक है। व्हेन सेक्सुअली स्टिमुलेटेड द कॉर्पस कैवर्नोसा और एरेक्टाइल टिश्यू गेट्स स्वॉलन ड्यू टू ब्लड फ्लो इन द टिश्यू, क्योंकि ये ब्लड फ्लो रिच, ब्लड वेसल्स रिच एरिया है तो यहाँ पर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। दिस इज सिमिलर टू इरेक्शन ऑफ मेल पेनिस, तो होमोलोगस टू क्लिटोरिस इज मेल पेनिस, ठीक है। A layer of skin called prepule is formed at the point where the labia minora unite to the, छोड़ दो इसको, देखो ये the exposed portion of the clitoris is called glans clitoris which is homologous to glans penis. Clitoris is homologous to penis, glans clitoris is penis, ठीक है। चलिए अब आगे वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल क्या है,
रीजन किसके बीच में, दो फोल्ड जो है लेबिया मेजर माइनोरा के, इनके बीच का जो रीजन है, दोनों फोल्ड के बीच के रीजन को कहते हैं वेस्टिब्यूल। विद इन द वेस्टिब्यूल क्या प्रेजेंट है, हाइमेन रहता है, वेजाइनल ओरिफ्रेस रहता है, वो जो पूरा एरिया है उसी को कह रहे हैं वेस्टिब्यूल। वहां क्या हो सकता है, हाइमेन, वेजाइनल ओरिफ्रेस, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफ्रेस एंड ओपनिंग ऑफ डेक्ट फॉर सेवरल ग्लैंड। अब देखिए, जैसे मेल में दो ही ओपनिंग होती है, एक जो यूरिन और स्पर्म की कॉमन ओपनिंग और एक एनल ओपनिंग, पर फीमेल में तीन होती है ना। क्या यूरेथ्रा अलग जगह है, वेजाइनल ओपनिंग अलग जगह है एंड एनल ओपनिंग अलग जगह है। तो ये एक चीज आपको याद रखना है ना, क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि मेल में स्पर्म्स और यूरिन का कॉमन पैसेज है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। विच स्ट्रक्चर एक्ट एज अ कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म्स एंड यूरिन, वो क्या है, मेल की यूरेथ्रा, पर फीमेल्स में ऐसा नहीं है, तीनों ओपनिंग अलग अलग है। अब देखो, अब फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटिलिया में क्या क्या प्रेजेंट है, देखिए ग्रेटर वेस्टिब्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट, बार्थोलिन ग्लैंड, मेल में हमने ग्लैंड्स पढ़ी थी कौन कौन सी, प्रोस्टेट, सेमाइनल वेसिकल एंड उसका दूसरा नाम क्या था, कोपर्स ग्लैंड। अब फीमेल में क्या है, बार्थोलिन ग्लैंड, ये कहाँ रहती है, लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ वेजाइनल ओरिफिस, वेजाइनल ओरिफिस के दोनों साइड में जो ग्लैंड प्रेजेंट है दैट इज बार्थोलिन ग्लैंड। अब they produce a small quantity of mucus during sexual arousal and intercourse that add to the cervical muscle provide lubrication। ठीक है, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम कुछ ल्यूब्रिक क्या कहते हैं, म्यूकस प्रोड्यूस करती है जो ल्यूब्रिकेशन की तरह एक्ट करता है। These are homologous to bulbourethral gland in males। तो कितना सारा होमोलोगस आया, तो एक चार्ट बनाना, होमोलोगस स्ट्रक्चर, एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल, मेल्स और फीमेल्स का क्या क्या होमोलोगस स्ट्रक्चर, इसका चार्ट बना लेना जरूर से, ठीक है। ये मैं देखूंगी नेक्स्ट क्लास में, आप लोग याद से बनाना। फिजिक्स केमिस्ट्री का तो कुछ जाके नहीं लिखना रहता करते, पर इसका लिखना पड़ेगा, है ना, वरना याद कैसे रखोगे। एक बार आपके पास नोट्स रेडी हैं, आपको मेरे वीडियो भी नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम किसी के पास टाइम नहीं है वीडियो उठा के देखने का, उस टाइम तो आप बस देखोगे ना। अब सोचो होमोलोगस स्ट्रक्चर का चार्ट मिल जाए तो कितने खुश हो जाओगे, ना नेट से देखना है ना मैम की वीडियो देखना है, सामने ही है ना। तो नोट्स बहुत अच्छे बनाना, नोट्स ऐसे बनाए करो कि जब दूसरी बार पढ़ो तो लगे हाँ कितना अच्छा, ये नहीं कि ये क्या है ना। तो नोट्स अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाना, ऐसे सबके मुंह लट गए हैं जैसे पता नहीं क्या हुआ, क्या हुआ, ज्यादा पढ़ लिया। कितने बजे से क्लास थी, मेरी लास्ट क्लास हो रही है ना, वरना फर्स्ट क्लास में सही रहता था। चलो एक हो गई बार्थोलिन ग्लैंड, अब है स्किनीज ग्लैंड, ठीक है। ये क्या होती है, ये लोकेटेड है ऑन ईदर साइड ऑफ एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस। बार्थोलिन थी ऑन वेजाइनल ओरिफिस के दोनों साइड एंड स्किनीज ग्लैंड ऑन यूरेथ्रल ओरिफिस, ठीक है। These mucus secretion glands are embedded in the walls of urethra। ये यूरेथ्रा की वॉल में ही रहते हैं, उसी के अंदर एम्बेडेड रहते हैं। The paraurethral glands are homologous to prostate। फिर आ गया, तो प्रोस्टेट का होमोलोगस इज पैरायूरेथ्रल ग्लैंड। चलिए देखिए खुद ही इन्होंने बता दिया, स्क्रोटम का होमोलोगस क्या है, लेबिया मेजोरा, पेनाई यूरेथ्रा का कौन सा है, लेबिया माइनोरा, ग्लैंड्स पेनिस का है ग्लैंड्स क्लिटरिस। ये पूरा स्ट्रक्चर ही बना दिया हमने, ठीक है, खुद ही दे दिया रेडी में। ओवरीज टेस्टिस को, ओवम स्पर्म सेल को, लेबिया मेजोरा स्क्रोटम को, माइनोरा स्पॉन्जी पेनाई यूरेथ्रा, ठीक है। इसी की फोटो ले लो, ये बना लेना आप लोग, ये कर लोगे ना वीडियो से। अब देखिए फीमेल जेनाइटल म्यूटेशन, सुन लीजिए एक मिनट। जैसे हमने पढ़ा था मेल में, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए सुनो, जैसे मेल में हमने सर्कमसिशन पढ़ा था, पर दैट इज अ डिफरेंट थिंग, उसका कुछ एडवांटेज है। हमने पढ़ा था कि HIV इन्फेक्शन एंड बहुत सारी तरीके के इन्फेक्शन से मेल्स में अगर सर्कमसिशन हो तो वो क्या हो सकते हैं, प्रोटेक्ट हो सकते हैं। क्या होता है, वो जो फोरस्किन रहती है वो जब कवर करके रखती है पीनस को, अगर उसकी प्रॉपर क्लीनिंग ना हो तो क्या होता है, वहां पर यूरिन की वजह से किसी वजह से इन्फेक्शन ग्रो हो सकता है, तो उसकी प्रॉपर क्लीनिंग जरूरी है, और या तो क्लीनिंग हो या तो उसका सर्कमसिशन करा लिया जाए। अब फीमेल्स में ऐसा कुछ नहीं होता, पर कुछ पार्ट्स हैं वर्ल्ड में जहां पर ये किया जाता है। दिस इज अ वेरी पेनफुल एंड इनह्यूमन प्रैक्टिस, जिसको कहते हैं FGM। सर्कमसिशन इज रिमूवल ऑफ फोरस्किन ऑफ ह्यूमन पेनिस।
सर्कमसिशन क्या है? ह्यूमन पेनिस में से फोर स्किन को रिमूव करना, सिर्फ वो स्किन को रिमूव करना। इन द सेम कंटेक्स्ट फीमेल जेनाइटल म्यूटेशन, जैसे वहां सर्कमसिशन होता है, यहाँ फीमेल जेनाइटल म्यूटेशन करते हैं। इट इज अ प्रोसीजर परफॉर्म ऑन वुमेन और गर्ल टू अल्टर और इंजर हर जेनाइटल फॉर नॉन मेडिकल रीजन। सर्कमसिशन इज फॉर मेडिकल रीजन, पर FGM इज फॉर नॉन मेडिकल रीजन। मतलब ये किसी तरीके का बेनिफिट नहीं देता है फीमेल्स को, ये अलग अलग सोसाइटी में किसी तरीके का कल्चर होगा उस वजह से किया जा रहा है, पर ये मेडिकल रीजन से तो नहीं होता। क्या? FGM, फीमेल जेनाइटल म्यूटेशन। इसमें क्या करते हैं? वीमेन्स के या फीमेल्स के जेनाइटल को चेंज, अल्टर मतलब चेंज करते हैं या इंजर करते हैं। क्यों? देखिए, इट इज मोस्ट ऑफन इन्वॉल्व्स अ पार्शियल और टोटल रिमूवल ऑफ हर एक्सटर्नल जेनाइटल। जो एक्सटर्नल जेनाइटल हमने पढ़ा, मॉस प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया मिनोरा, क्लिटोरिस, ये सब चीजों को रिमूव कर दिया जाता है कुछ एरियाज में, इसको कहते हैं FGM। ठीक है? FGM हैज नो हेल्थ बेनिफिट, इसका कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं है, एंड ऑफन लीड्स टू अ लॉन्ग टर्म फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। इसकी वजह से उल्टा वीमेंस में बहुत लॉन्ग टर्म मेंटल डिप्रेशन, ये सब चीजें हो सकती हैं। वुमेन कैन नॉट एक्सपीरियंस सेक्सुअल प्लेजर ड्यू टू रिमूवल और डैमेज ऑफ जेनिटल्स। इसको क्यों करा जाता है कुछ रीजंस में? ताकि विमेन्स को सेक्सुअल प्लेजर ही ना मिले ड्यूरिंग इंटरकोर्स। दिस इन टर्न्स अफेक्ट देयर रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ। इसकी वजह से उल्टा नुकसान होता है, नो बेनिफिट, उल्टा नुकसान, डिप्रेशन, लॉन्ग टर्म मेंटल इशू, नो सेक्सुअल प्रेशर, और अपार्ट फ्रॉम दैट क्या होता है? रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ पे भी इसका इफेक्ट आता है। इट कैन इंड्यूस सीवियर पेन, बहुत ज्यादा इसमें पेन हो सकता है, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग हो सकती है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग, इन्फेक्शन हो सकता है, इनफर्टिलिटी भी हो सकता है, और इवन फीमेल की डेथ भी हो सकती है FGM की वजह से। मोर देन 2000 women girls have undergone FGM। 200 मिलियन, मतलब ये बहुत ज्यादा नंबर है, इससे ज्यादा वुमेन्स को FGM के थ्रू जाना पड़ा। ठीक है? समझ में आया? FGM सर्कमसिशन इज फॉर मेडिकल बेनिफिट, पर FGM हैज नो मेडिकल। ठीक है? उल्टा इट इज लॉस फॉर वुमेन। चलिए, ये कंप्लीट हो गया हमारा। क्या टाइम हो रहा है? 5:47। क्या बोल रही हो? चलिए कंप्लीट ही कर लेते हैं विमेंस में। अभी मैं छोड़ूंगी तो सर कहेंगे छोटी क्लास क्यों ली, इसलिए पढ़ा रही। कोर्स कंप्लीट कराना है ना, नेक्स्ट वीक में रहूंगी मैं, तो आप लोग छुट्टी बनाइएगा। वीक? हाँ, वीक। फिजिक्स उसके लिए बायो पढ़ाएंगे शायद सर, वो जो प्लांट फीचर हो सकता है पढ़ाएं। गर्मी हो गई है लग रहा है आज। हमें तो जेनेसिस बचा है हमारा। चलो, अब हमारा से फीमेल में क्या बचा है देखिए। स्टेजेस ऑफ लाइफ अगर हम देखें, जुवेनाइल मतलब ग्रोइंग स्टेज, जुवेनाइल रिप्रोडक्टिव फेज, एंड देन सेंसेट फेज, मतलब जब फीमेल्स रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं होती है, नॉन रिप्रोडक्टिव फेज, फिर सेंसेट में जब उनका मेनोपॉज हो जाता है, उसके बाद भी वो रिप्रोडक्टिव नहीं रहती। ये रीड कर लेना, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं जो आपको समझ नहीं है। ठीक है? चलो, अब बस ये बचा था मेमोरी ग्लैंड। ठीक है? मेमोरी ग्लैंड से फीमेल देखिए, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीमेल मैमल। फीमेल मैमल का हमने बताया था, मैमल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फीमेल मैमल का। इट हेल्प्स टू नरिश द यंग वंस, जो यंग बेबी होते हैं उनको नरिशमेंट में काम आता है। विद द मिल्क प्रोडक्शन में मेमोरी ग्लैंड इन लैक्टेटिंग मदर, किन मदर्स में? जो लैक्टेटिंग मदर्स रहती हैं, जिनके न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उनके अंदर लैक्टेशन देखने को मिलता है। ईच ब्रेस्ट इज अ हेमी स्फेरिकल प्रोजेक्शन, कैसा रहता है? हेमी स्फेरिकल रहता है, of variable size lying over or anterior to the, ये इंपॉर्टेंट है, पेक्टोरलिस मेजर मसल, इसके
ऊपर रहता है क्या, ब्रेस्ट। पेक्टोरलिस मेजर मसल्स के एंटीरियर रीजन में रहता है हमारा क्या, मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है, ऑन द फ्रंट वॉल ऑफ द चेस्ट, ठीक है, लोकेशन समझ में आ गई। अब देखिए द पेक्टोरलिस मसल इज अ फ्लैट मसल इन द चेस्ट व्हिच एक्सटेंड फ्रॉम शोल्डर टू ब्रेस्ट बोन, शोल्डर से लेके ब्रेस्ट बोन तक एक मसल है जो एक्सटेंड करती है, जाती है, जिसको कहते हैं पेक्टोरलिस मसल। इस पेक्टोरलिस मसल के एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट रहती है मेमोरी ग्लैंड्स या ब्रेस्ट। समझ में आया, ये लोकेशन याद करना है कौन सी मसल्स के ऊपर रहता है। चलिए, मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट इन फीमेल, मेमोरी ग्लैंड्स आर अंडर डेवलप अंटिल प्यूबर्टी, प्यूबर्टी तक ही अंडर डेवलप रहती है, डेवलपमेंट नहीं देखने मिलता है। एट प्यूबर्टी द बिगिनिंग ऑफ डेवलपमेंट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ, प्यूबर्टी में भी क्यों डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के वजह से, ठीक है। और देखिए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट में देखेंगे निप्पल मिलता है एंड एरियोला मिलता है। ईच ब्रेस्ट हैज वन पिगमेंटेड प्रोजेक्शन जिसको कहते हैं निप्पल, पिगमेंटेड प्रोजेक्शन जो इसको कह रहे हैं निप्पल, इट हैज अ सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस, इसमें निप्पल्स में रहती है लैक्टिफेरस डक्ट जहां से मिल्क बाहर आता है, ये इंपॉर्टेंट है, खुद ही वहां पर उन्होंने बना के रखा है, ठीक है। तो निप्पल्स में क्या रहती है, लैक्टिफेरस डक्ट जिससे मिल्क बाहर आता है। एरियोला क्या है, निप्पल से सराउंडिंग में एक सर्कुलर पैच रहता है जिसको कहते हैं एरियोला। इट अपीयर्स रफ बिकॉज, ये रफ क्यों दिखता है, क्योंकि इसके अंदर मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड रहती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एरियोला में क्या प्रेजेंट है, मॉडिफाइड सेबेशियस। अब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट, अभी तो एक्सटर्नल हो गया, एक्सटर्नल में मिला निप्पल एंड एरियोला। अब इंटरनल देखें तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से सुनना। Strands of connective tissue called the suspensorial ligament of the breast, जिसको कूपर्स लिगामेंट भी कहते हैं, ये सपोर्ट करती है ब्रेस्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ब्रेस्ट का सपोर्ट कौन है, कूपर्स लिगामेंट, और किस मसल पे है, पेक्टोरलिस मसल, जो कि शोल्डर से लेके ब्रेस्ट बोन तक एक्सटेंड करती है। तो ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है कि कौन सी लिगामेंट सपोर्ट करती है किसको, तो कौन सी है, कूपर्स लिगामेंट, ठीक है। अब these ligaments become loose with age or with the excessive straining that can occur in long term jogging, high impact aerobics। तो ये ligaments with age lose होने लगते हैं, तो support कम होने लगता है, ओके। Within each breast is a mammary gland, दोनों breast में क्या present रहती है, mammary gland। A modified pseudoriferous sweat gland, very important, mammary gland क्या है, modified pseudoriferous या फिर sweat gland, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर आए कि ब्रेस्ट ग्लैंड क्या होती है, तो क्या होती है, मॉडिफाइड pseudoriferous। क्यों मॉडिफाइड है, क्योंकि ये स्वेट की जगह क्या प्रोड्यूस कर रही है, मिल्क, ओके। चलिए अब देखिए बहुत ध्यान से, ईच मेमोरी ग्लैंड, अभी हमने बात कर ली ब्रेस्ट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, फिर हम इंटरनल में गए हैं। तो हर मेमोरी ग्लैंड, दिस इज मेमोरी ग्लैंड, हर मेमोरी ग्लैंड में क्या रहता है, 15 से 20 मेमोरी लोब्स रहती है। मेमोरी ग्लैंड के अंदर 15 से 20 मेमोरी और कंपार्टमेंट्स, ठीक है, सेपरेटेड बाय वेरिएबल अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यू। ये और ये जो लोब्स हैं ये एक दूसरे से किसके थ्रू सेपरेटेड है, एडिपोज टिश्यू, मतलब एक लोब और दूसरे लोब के बीच में क्या रहेगा, एडिपोज टिश्यू, ठीक है। क्लस्टर ऑफ मिल्क सिक्रीटिंग स्ट्रक्चर एल्वियोला एम्बेडेड इन द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, क्लस्टर मतलब गुच्छे में मिल्क सिक्रीटिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, ओके। कैविटी या फिर लूमेन ऑफ एल्वियोलाई विच स्टोर मिल्क। अब इस एल्वियोलाई का जो ल्यूमेन है, ये एल्वियोलाई है, ये कहाँ, ये इसको बड़ा करा और फिर ये एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर दिखा रही है, इसमें कैविटीज है, इसके अंदर मिल्क स्टोर रहता है, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले मेमोरी ग्लैंड जिसके अंदर 15 से 20 मेमोरी लोब रहते हैं, मेमोरी लोब के अंदर एल्वियोलाई रहता है जिसके अंदर मिल्क स्टोर है, हाँ। अब देखिएगा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या है, सपोर्ट करता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जहां पर भी आएगा इट सपोर्ट्स एल्वियोलाई एंड डक्ट्स। ये जो ब्रेस्ट के अंदर प्रेजेंट है ये क्या कर रहे हैं, एल्वियोलाई और डक्ट को सपोर्ट दे रहे हैं। फिर फैटी एडिपोज टिश्यू जो वहां है वो क्या कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सुनिएगा, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द लोब्स, इट कवर्स द सरफेस ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, द फैटी और एडिपोज टिश्यू इज प्रेजेंट इन वेरिएबल, ठीक है। देखो यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू आपको दिख रहा है, ये क्या कर रहा है, एल्वियोलाई और डक्ट को सपोर्ट दे रहा है, और ये एडिपोज टिश्यू ये विमेन टू विमेन में वेरी करता है, जिनमें ज्यादा होता है उनका साइज वैसा रहता है, जिसमें कम रहता है उनका साइज, मतलब जो साइज ऑफ ब्रेस्ट डिपेंड्स ऑन फैटी या फिर एडिपोज टिश्यू। अब एल्वियोलाई की बात करते हैं जहां पर मिल्क स्टोर हो रहा है, ईच एल्वियोलाई ओपन्स इनटू अ मेमोरी ट्यूब्यूल। अब हर एल्वियोलाई मिल करके ये देखो
ओपन हो रही है मेमोरी टिब्यूल में, ठीक है। एल्वियोलाई में मिल्क बन गया, अब सारी एल्वियोलाई अपना मिल्क कहाँ ला रही है, एल्वियोलरी टिब्यूल में। The tubule of each lobe join to form a memory duct. बहुत important flowchart, alveoli, alveolary tubule, then memory duct, ठीक है। इसके बाद several memory duct join to form a wider memory ampulla. Alveoli, फिर alveolar duct, है ना, फिर हमारी memory duct, फिर मेमोरी एम्प्यूला, ठीक है। Which connects to the lactiferous duct, यहाँ से आएगी lactiferous duct through which milk is sucked out. तो मेन जो डक है ये alveolary duct, फिर क्या था, memory duct, memory ampulla, then this is lactiferous duct, जहाँ से जो पिल्क रहता है उसको बाहर एक्सटीरियर में आता है। समझ में आया? ऐसे फ्लो चार्ट जैसे बनाना, कुछ ज्यादा थ्योरी नहीं लिखना। चलो फंक्शन ऑफ ब्रेस्ट, लैक्टेशन, मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क एजेक्शन, ठीक है। ये तीनों फंक्शन याद रखना। लैक्टेशन कितना बचा है, छोटा सा है, पर हार्मोन का मैं कल पढ़ाऊंगी, GnRH कैसे प्रोड्यूस, क्योंकि तो भी तुम्हारे घुसेगा नहीं, तो सारे हार्मोन्स मैंने रोक के रखे हैं, ठीक है। ये जो अपना पिट्यूटरी से रिलेटेड वाला फंक्शन है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुनिएगा थोड़ा। लैक्टेशन इज द सिक्रीशन एंड इंजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड में मिल्क का बनना और इसका इजेक्शन, इजेक्ट आउट होने को कहते हैं हम लैक्टेशन। अ प्रिंसिपल हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट, इन प्रमोटिंग मिल्क सिंथेसिस एंड सिक्रीशन इज प्रोलैक्टिन। एक्चुअल में जो मिल्क बनाता है वो प्रोलैक्टिन है, और स्टार्ट कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। मेन मिल्क प्रोडक्शन कौन करता है, प्रोलैक्टिन, which is secreted from the anterior pituitary, ठीक है। Even though prolactin level increase as pregnancy progresses, जैसे जैसे प्रेगनेंसी मतलब 4th month, 5th month, 6th month, 7th, 8th, 9th जैसे जैसे करीब आती है, वैसे वैसे वुमेन की बॉडी में प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ता है। No milk secretion occurs because progesterone inhibits the effect of prolactin. पर उस टाइम पे प्रोलैक्टिन के साथ साथ वुमेन की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी बहुत ज्यादा रहता है, तो जब तक प्रोजेस्टेरोन है ये प्रोलैक्टिन को अपना इफेक्ट दिखाने नहीं देता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। वुमेन की बॉडी में प्रोलैक्टिन तो लेटर मंथ्स ऑफ डिलीवरी, जब मतलब लेटर मंथ ऑफ ये जो है जेस्टेशन, इसमें बढ़ जाता है, पर प्रोजेस्टेरोन भी उस टाइम बढ़ा रहता है, इस वजह से ये मिल्क इंजेक्शन या प्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है। After delivery, the level of estrogen and progesterone in the mother's blood decreases and the inhibition is removed. मतलब अब ये inhibition जो चीज रोक रही थी हट गई, कम हो गया। The principal stimulus in maintaining prolactin secretion during lactation is sucking action of the infant. Very important. तो जब तक बेबी sucking action करता है तब तक prolactin बढ़ता रहता है और milk production होता रहता है, ठीक है। चलिए, ड्यूरिंग लेटर स्टेज, अब बहुत इंपॉर्टेंट, ये कोलेस्ट्रॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी इन द फर्स्ट फ्यू वीक्स आफ्टर द बर्थ, द मेमोरी ग्लैंड सीक्रेट अ क्लाउडी फ्लूइड कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल। शुरू के बेबी के बर्थ के शुरू के दिनों में 2, 4, 5 दिन में एक क्लाउडी मिल्क, येलो कलर का मिल्क प्रोड्यूस होता है जिसको कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। ये बहुत न्यूट्रिशियस होता है, ऑल्दो इट इज नॉट एज न्यूट्रिशियस एज ट्रू मिल्क। देखो ये न्यूट्रिशियस नहीं होता, पर इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज रहती हैं। ये एक्चुअल मिल्क की तरह बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस नहीं होता। इट कंटेन्स लेस लैक्टोज, मतलब दूध, लैक्टोज इज लेस एंड वर्चुअली नो फैट, और इसमें फैट भी नहीं प्रेजेंट रहता, पर कोलेस्ट्रॉल सर्व्स एडिक्वेटली अंटिल द अपीयरेंस ऑफ द ट्रू मिल्क ऑन अबाउट द 4th डे। तो मेन मिल्क जो आना स्टार्ट होता है वो कब तक होता है, लगभग बच्चे के होने के 4थे दिन, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल एंड मैटरनल मिल्क कंटेन इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज।
ये बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज इसके अंदर रहती हैं दैट प्रोटेक्ट द इन्फेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मंथ ऑफ लाइफ। इसीलिए कहा जाता है डब्ल्यूएचओ की तरफ से है कि फर्स्ट 6 मंथ में मदर को ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए ताकि बच्चे को एंटीबॉडीज मिले। आज वैक्सीनेशन चालू हुआ है ना, पर पहले भी तो बच्चे सर्वाइव करते, तो कैसे? गॉड ने बाय गॉड ग्रेस ये एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहती है मदर्स मिल्क में। इसीलिए फीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूबॉर्न बेबी। हार्मोनल कंट्रोल कर पड़ेंगे। फिर oogenesis है, चलो कल भी थोड़ा मेरी क्लास से पहले सर कहेंगे आज भी तुम लोगों को मैंने कम पढ़ा है।